सभी को नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम पैराजंबल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और जब मैं कह दूं ना कि पोस्टमार्टम करने वाले हैं तो आप समझ जाओ कि एक एक धागा खोलेंगे नहीं, धागा ही उधेड़ देंगे पूरा का पूरा। पैराजंबल्स भी कहेगा मास्टर जी के हाथों गलत फंस गया। चलो जोक्स अपार्ट, मुझे आज भी याद है जब मैं पैराजंबल्स के लिए प्रिपेयर करता था ना, तो आए दूसरे दिन इन टॉपिक को लेकर बड़ा परेशान रहता था। और सिर्फ पैराजंबल को लेके नहीं, आरसी है, क्लोज टेस्ट है, ये जितने भी कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक्स होते हैं उसके पीछे रीज़न पता क्या है? क्योंकि मैं था ग्रामर पगलू। मैं सोचता था नाउन प्रोनाउन आ गया मतलब इंग्लिश आ गई, लग गई सरकारी नौकरी, लग गया लड़का इंस्पेक्टर। लेकिन जब मॉक्स में मार्क्स देखता था तो रियलाइज होता था कि इंग्लिश का असली गेम तो ग्रामर के बाद शुरू होता है। ग्रामर तो बस स्टार्टर है, मेन कोर्स तो कुछ और ही है। फिर टाइम लगा के इन कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक्स को इम्प्रूव किया, आरसी, क्लोज, पैराजंबल, इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी प्लस 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने की टेक्निक्स डेवलप की। तो आज उन्हीं पर्सनल अपनी टेक्निक्स को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैराजंबल्स की। बट फर्स्ट हैव अ लुक ऑन द क्रूशियल पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सो दैट यू आर अवेयर ऑफ हाउ योर नेक्स्ट आवर विल बी इन्वेस्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैराजंबल्स के बारे में। पैराजंबल्स क्या है, क्योंकि पैराजंबल्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो जितने भी डिफरेंट पैटर्न्स हैं उससे आपकी फेमिलियरिटी हो, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद हम लोग टेक्निक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, मल्टीपल वेज देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के। फिर हम लोग पेयर्स बनाना देखेंगे। अच्छा, पेयर्स के अंदर ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिशन वर्ड्स पता है, जैसे एडिशन वाले ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, मोर ओवर है, फर्दर मोर है, कॉन्ट्रास्ट वाले हैं, हाउ एवर है, येट है, और कॉन्सिक्वेंस वाले हैं, दस, दिस इज वाई, देयरफॉर, इन सबको डिस्कस करेंगे। फिर पेयर्स में हम लोग एब्रीवेशन की भी बात करेंगे। कुछ बच्चे एब्रीवेशन को एक्रोनिम से कंफ्यूज कर लेते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें, इनको डिस्कस करेंगे। और पेयर्स में ही फिर हम प्रोनाउंस के पैटर्न्स को समझेंगे। के बाद टोन एंड स्टाइल की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टोन या स्टाइल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैराजंबल में भी टोन है। पैराजंबल में आपको ये देखना है कि पैराजंबल जनरल टू स्पेसिफिक कैसे जाता है, या फिर कोज एंड इफेक्ट पैटर्न को आप कैसे पहचानेंगे, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पैटर्न को कैसे पहचानेंगे। तो ये सारी बारीकियां हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जितने भी सटल पॉइंट्स हैं, जितने भी नुएंसेस हैं, इनसे आपको पैराजंबल्स को सॉल्व करने का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा, लॉजिकल पर्सपेक्टिव मिलेगा। और फिर मैं आपके साथ फाइनल टिप शेयर करूंगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है जो कि इंग्लिश में हेल्प करेगी, प्लस बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी हेल्प करेगी। और एंड में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री सोर्सेज शेयर करूंगा। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि जितनी भी बातें आपने सीख ली या नॉलेज आपने गैदर कर ली, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो एडिकेट प्रैक्टिस के लिए मैं ऑथेंटिक सोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है, हल्के में मत लेना सेशन को, ठीक है? आज ये 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। आगे चलने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। मैंने ना बहुत बार अपनी वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट्स देखे हैं, और अपनी नहीं, काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट्स देखे हैं, वीडियो स्टार्ट्स आफ्टर 2 मिनट्स, वीडियो स्टार्ट्स आफ्टर 3 मिनट्स। मतलब सीरियसली भाई, ये वही बच्चे हैं जिनका इंस्टाग्राम रील्स देख देख के और यूट्यूब शॉर्ट्स देख देख के ना अटेंशन स्पैम बिल्कुल जीरो हो चुका है, खत्म है, डब्बा गोल है बिल्कुल। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, चुटकियों में मिल जाए सारी की चीजें अभी के अभी। बिल्कुल वो राजपाल यादव वाला मीम नहीं है, जैसे ही मैं क्लास शुरू करूंगा, एक मिनट भाई, दई अच्छे, थोड़ा तो पेशेंस रख, थोड़ा तो सब्र रख। आपको पता है यही फर्क है एक नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट में और एक सिलेक्टेड स्टूडेंट में। जो नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा एंड रिजल्ट पे फोकस करता है कि बिना पहाड़ चढ़े सीधा टॉप पे पहुंच जाऊं। लेकिन जो सिलेक्टेड बच्चा होता है, जिसके अंदर सिलेक्शन वाला एटीट्यूड होता है, वो हमेशा एंड रिजल्ट पे पहुंचने के प्रोसेस पे फोकस करता है। वो हर चीज में यूं दिये नहीं करता है। तो मेरे भाई लंबा सेशन है, पेशेंस के साथ सारी चीजें समझो, तभी रिजल्ट मिलेगा। पूरे प्रोसेस पे फोकस करो, ठीक है? तो सबसे पहले पैराजंबल्स क्या होते हैं? तो 2 शब्द है हमारे पास, पहला पैरा और दूसरा है जंबल्स। तो पैरा आया है पैराग्राफ से, और जंबल का मतलब होता है डिस्टोर्टेड। डिस्टोर्टेड का मतलब होता है कोई चीज उल्टी पुल्टी है, आगे पीछे है, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है? तो पैराजंबल क्या हो गया? पैराजंबल का मतलब है कि कुछ पैराग्राफ के 5 या 6 सेंटेंसेस
जो कि इलॉजिकली अरेंज्ड हैं, उल्टे पुल्टे हैं, आपको उन्हें कोहेरेंटली अरेंज करना होता है, मतलब लॉजिकली अरेंज करना होता है ताकि वो कोई सेंस बना सके। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चेक होती हैं। तो ये है पैरा जंबल, पॉइंट नंबर 1। कुछ बच्चे इसी को ही PQRS कहते हैं, इसी को ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम अलग अलग है, काम सबके सेम है। दूसरी बात यह कि पैरा जंबल्स कई तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, डिफेंस की, कैट की, कौन से एग्जामिनेशन की। तो डिफिकल्टी वाइज मैंने पैरा जंबल्स को अरेंज किया, मैं 1 बाय 1 करके सारे आपको दिखाता हूं, आप एक बार जल्दी से नजर डाल लेंगे। सबसे पहले टाइप 1, इसके अंदर कोई एक सेंटेंस होगा, उसे 4 या 5 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, सिंगल सेंटेंस को 4 या 5 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, और उसके बाद आपको ऑप्शंस, कॉम्बिनेशंस गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। फिर टाइप 2 में देखें तो इसके अंदर जैसे टाइप 1 में इंडिपेंडेंट एक ही सेंटेंस था, इसके अंदर 4 या 5 अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है, कहने का मतलब ये है। इसमें भी वही कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत। फिर टाइप 2 में ही इजी और हार्ड दोनों होते हैं, जैसे ये इजी लेवल है तो ये हार्ड लेवल है। हार्ड लेवल में क्या होता है, सेंटेंस की लेंथ बढ़ा देंगे और लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करते। हार्ड का यही मतलब होता है, और थोड़ी वोकैबुलरी मुश्किल यूज कर लेंगे, तो बेसिकली वो आपका टाइम कंज्यूम करना चाहता है, ठीक है। फिर टाइप 3 में जाएं तो ये S1 और S6 वाले होते हैं, और बीच के 4 आपको रीअरेंज करने होते हैं, इनमें भी ऑप्शंस गिवन होते हैं, और इसमें भी इजी और हार्ड दोनों होते हैं, ठीक है। फिर आती है टाइप 4, ये जनरली बैंक एग्जामिनेशन में आते हैं, इसके अंदर ऑप्शंस गिवन नहीं होते, क्योंकि जहां ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वहां पैरा जंबल्स को बनाना आसान है, क्योंकि ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाती हैं चीजें, ठीक है। बट यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, खुद ही पहला ढूंढना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये रिलेटिवली हार्ड होते हैं और बैंक एग्जामिनेशन में आते हैं, और बैंक ऑफ कोर्स SSC डिफेंस से तो हार्ड ही होता है, यस और नो। इसमें भी इजी और हार्ड दोनों आ सकते हैं, और हार्ड का मतलब आप समझ गए हैं। फिर एक लास्ट टाइप भी होती है टाइप 5, ये थोड़े क्रिएटिव पैरा जंबल्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आज एग्जामिनर का मूड कैसा है इस पैरा जंबल को बनाते वक्त। क्रिएटिव कैसे, जैसे देखो पैरा जंबल ऑप्शंस भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता, इसको रीअरेंज करने के लिए वो तो आएगा ही आएगा, पैरा जंबल है तो। बट इसके अंदर एक्स्ट्रा कैटेगरी भी डाल देते हैं, जैसे एरर्स, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड कॉन्टेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस भी ऐड कर देता है ताकि बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स जो है वो यूज हो सके, ठीक है। और मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर एक जगह पे डाल दिए जाएं तो वो कैसा परफॉर्म करेगा, तो ये सारी चीजें चेक करता है। तो क्रिएटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो एग्जामिनर की आज बीवी से लड़ाई हो गई है, तो बीच में एरर फाइंड करने वाला क्वेश्चन डाल देगा। जिंदगी में खालीपन सा लग रहा है तो फिलर वाला क्वेश्चन डाल देगा। बीवी से डाइवोर्स तक की बात आ गई है तो फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन डाल देगा। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा, ये जितनी भी टाइप्स मैंने आपको दिखाई, भले ही टाइप्स अलग अलग हो, लेकिन सबके कोर कॉन्सेप्ट सेम है, सबके फंडामेंटल सेम है, इनको अप्रोच करने की टेक्निक्स बिल्कुल सेम है। तो बहुत कर लिया आपने रैंडम गेसिंग, आइए प्रैक्टिकल टेक्निक्स पे नजर डालते हैं। तो पैरा जंबल बनाते वक्त सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ही गलत ढूंढ लिया तो कहने का मतलब है कि आपने बेस गलत ढूंढ लिया, और अगर आपने बेस गलत ढूंढ लिया तो 99% चांस है कि आपका पूरा का पूरा आगे वाला पैरा जंबल जो है वो गलत होगा। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस को सही आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और सबसे पहला काम ही यही है। कुछ बच्चे पहले पेयर बनाने लग जाते हैं, ऐसा ना करें भाई, ये गलती ना करें, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई फर्स्ट सेंटेंस है तो बेसिक सी बात है कि वो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा सब्जेक्ट को या टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, किसी पैराग्राफ की थीम को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। कहने का मतलब जो पहला स्टेटमेंट होगा, जो पहला सेंटेंस होगा, वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कि पैरा जंबल किस बारे में है, बात किस मुद्दे पे चल रही है। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके इस बात को भी समझाऊंगा, पहले एक बार ऊपर ऊपर से मोटे मोटे पॉइंट समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, फर्स्ट सेंटेंस जो भी होगा वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर किसी भी तरीके का कनेक्टर नहीं होगा, डजंट कंटेन एनी कनेक्टर। कनेक्टर जैसे कि हाउ एवर, दज, ऑल्दो, मोर ओवर, ऑन द अदर हैंड, येट, फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर, ये सारे कनेक्टर्स ऐसे हैं जो कभी भी फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं होते। उसके पीछे रीजन है। रीजन कैसे, जैसे हाउ एवर एक वर्ड है, हाउ एवर का मतलब होता है लेकिन। अगर ये जिस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है हाउ एवर, तो वो पहला नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई बात हो रखी होगी ना,
तभी तो बोल रहे हैं ना लेकिन। तो पहले कोई आइडिया इंट्रोड्यूस हो रखा है, उसी के रिस्पॉन्स में बोला हुआ है हाउ एवर या लेकिन। यस और नो। जैसे एक वर्ड और देख लीजिए, मोर ओवर है। मोर ओवर का मतलब होता है कि अतिरिक्त या एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है ये। तो मतलब पहले कोई बात की होगी, उसके बाद में ही तो कुछ एक्स्ट्रा बात बताएंगे ना, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में ही तो हम कन्वे करेंगे। यस और नो। और एग्जाम्पल देखना, ऑन दी अदर हैंड देख लीजिए। ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। कहने का मतलब पहली तरफ कोई बात हो रखी होगी। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड होता है ऑन द फर्स्ट हैंड। तो ध्यान रखिएगा ये कनेक्टर्स आपको कहीं पे भी दिखाई दे जाएं, कहने का मतलब वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है ही नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है तो फिर वो फर्स्ट सेंटेंस भी नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस हमेशा फ्री फ्रॉम कनेक्टर्स होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पैराजम्बल्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और वो स्ट्रक्चर पता क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक। सर जी क्या मतलब है इस बात का? आइए एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये उल्टा ट्रायंगल है, क्या समझ में आ रहा है इसको देख के? मैं बात यहां ये समझाना चाह रहा हूं कि जो पैराजंबल है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो पहला सेंटेंस होगा वो बहुत ब्रॉड होगा, एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा होगा, और उसके बाद ही उससे रिलेटेड स्पेसिफिक डिटेल्स और स्पेसिफिक एग्जांपल्स आते हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? हमेशा पहले बहुत जनरल बात हो रखी होगी, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो बाद में आती है, पहले जनरल बात। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे फ्रूट्स आर अ हेल्दी एडिशन टू एनी डाइट। अब यहां पे किसी पर्टिकुलर फ्रूट का नाम लिया क्या? फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, किसी का नाम नहीं लिया। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है, जनरल टर्म है। उसके बाद मैंने बोला एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर स्पेशली रिच इन विटामिन्स एंड फाइबर्स। अब यहां पे मैंने स्पेसिफिक फ्रूट का नाम भी ले दिया। तो पहले हमेशा जनरल बात होगी, स्पेसिफिक एग्जांपल्स और स्पेसिफिक डिटेल्स हमेशा बाद में होंगी। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है तो वो हमेशा एक ब्रॉड टर्म को कैरी कर रहा होगा, या बहुत ब्रॉड बात उसके अंदर हो रही होगी। यस और नो। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। क्या मैंने किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम लिया क्या? नहीं, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज की फॉर्म्स हैं। रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वेट लिफ्टिंग है, कितनी सारी है, लेकिन मैंने यहां सिर्फ बोला है एक्सरसाइज, एक जनरल टर्म का नाम लिया है, बोलो हाँ। फिर मैंने बोला डेली जॉगिंग कैन हेल्प इंप्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड बिल्ड स्टेमिना। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट की हेल्थ की बात हो रही है। अब यहां पे किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम ले दिया मैंने, जॉगिंग की बात कर दी। तो पहले हमेशा जनरल बात होती है, तो फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो हमेशा ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा होगा। स्पेसिफिक डिटेल्स किसी सेंटेंस में है तो वो पहला नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। जो बातें हमने सीखी अब उसे इंप्लीमेंट करने की बारी है। अभी वीडियो को पॉज करेंगे, उस पूरे पैराजंबल में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस आपने आइडेंटिफाई करना है, पूरा पैराजंबल नहीं बनाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है? चलिए जी। और मुझे सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। सिर्फ नॉलेज गैदर करने से, पैसिवली इन्फो को कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि इन्फो गैदर करने से प्रोग्रेस की इल्यूजन आती है, प्रोग्रेस होती नहीं है। तो इस ट्रैप से बचना है, सभी बच्चे बताएंगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। वैसे इसके अंदर एक ट्रिक भी है, मैं बट आपको ट्रिक ट्रैक सिखाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है, तो वहां ट्रिक काम नहीं आती। वैसे ट्रिक पता क्या है? ट्रिक ये है कि दीज एडवांसमेंट्स की बात हो रही है, दिस दैट दीज दोज, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। मतलब पहले कोई बात हो रखी होगी, उसी को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये वाला पहला नहीं है। एज अ रिजल्ट जनरली एंड में आता है, कंक्लूड करता है, तो ये वाला भी पहला नहीं है। दूसरी बात बचा ए और सी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और यहाँ पे एआई लिखा हुआ है, तो पहले फुल फॉर्म आती है, बाद में उसकी शॉर्ट फॉर्म आती है। क्या सुनो, कहने का मतलब है कि ये वाला भी पहला नहीं है, ये है। ये ट्रिक भी सीखनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आप बनाओ मत बनाओ, बट आप इस तरीके से अप्रोच करना सीखो कि अगर ट्रिक्स नहीं भी लग रही है तब भी आप क्वेश्चन को बना दो, आप यूं क्वेश्चन को छोड़ के ना आओ, ठीक है? आओ थोड़ी डीप बातें सीखते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या ए फर्स्ट हो सकता है? पढ़ते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इन्वेस्ट कर रही हैं एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज में, ताकि प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जा सके। क्या एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है? हाँ जी। क्या कोई कनेक्टर है इसके अंदर? ना जी। जनरल बात हो रही है? हाँ जी। तो मैंने 1% के लिए एज्यूम कर लिया कि ये पहला हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया। फिर दीज एडवांसमेंट्स, इन एडवांसमेंट से हुआ क्या? इंक्रीज हुआ है ऑटोमेशन
मैन्युफैक्चरिंग्स में, हेल्थ केयर में और लॉजिस्टिक्स में। अब पॉइंट ये कौन सी एडवांसमेंट, दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं वर्ड्स। अच्छा, इनकी बात, इन वाले वर्ड्स की बात अभी मैं पेयर्स वाले सेक्शन के अंदर करूंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये, तो अभी निश्चिंत रहिए। फिलहाल के लिए समझिए कि ये वर्ड किसी को पॉइंट आउट करता, मतलब पहले कोई बात हो रखी होगी उसी को पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो ये फर्स्ट नहीं है। ठीक है जी, इस पे कांटा मार दिया। जो राइज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसने सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया वेरियस इंडस्ट्री को। ये भी मुझे एक जनरल सा सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ब्रॉड बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राइज की बात कर रहा है, तो मान लिया ये पहला हो सकता है। एज अ रिजल्ट एक कनेक्टर है, कनेक्टर जिस सेंटेंस में होता है वो तो पहला हो ही नहीं सकता, वैसे भी ये कॉन्क्लूड करने के लिए यूज होता है, तो ये जनरली एंड में आता है, तो ये भी पहला नहीं है। अब पॉइंट ये कि ये ट्रिक ना पता होती, मान लो फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म वाली, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वही सिखाना चाह रहा हूं। देखो, अगर आप ए को पढ़ोगे तो ए में बोला है कि बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं एआई में, और सी में बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि किसी चीज में पहले बढ़ोतरी होगी, राइज होगा, और जब उसका राइज होगा तभी लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। बेसिक सी बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज हो रहा है, उसने वेरियस इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट डाला है, और अब बहुत सारी कंपनीज उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आ गया कि पहला ये वाला है, ये ज्यादा जनरल है, ये स्पेसिफिक डिटेल दे रहा है। ये वाला जो सेंटेंस है इसी सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है, इसका सपोर्टिंग एलिमेंट है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। सिर्फ फर्स्ट ढूंढना है, अभी लेजर लाइक फोकस करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, पूरा बाद में बनाएंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे, इसमें देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है। चलिए जी, दिस इज वाई, इस वजह से। इस वजह से मतलब पहले कोई वजह दी होगी तभी बोला इस वजह से स्मार्टफोन जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं हमारी डेली लाइफ्स का, मतलब ये वाला पहला नहीं है। ओवर द पास्ट डेकेड जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उसने चेंज कर दिया जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, उस वे को ही बदल दिया है। तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जनरल बात हो रही है, ब्रॉड ओवरव्यू है, कोई कनेक्टर नहीं है, तो ये फर्स्ट हो सकता है, शॉर्टलिस्ट कर लिया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया आया है, लोग जो हैं वो इतने कनेक्टेड हो गए हैं जितना पहले वो कभी नहीं थे। तो ये भी जनरल बात कर रहा है, यहाँ पे किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो ये भी आपको फर्स्ट लग रहा है। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ सारी बातें। फिर दीज चेंजेस, ये वाले चेंजेस, दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स पॉइंट आउट करते हैं किसी को, मतलब पहले कोई बात की होगी उसी को रेफर करके बोला है कि वो वाले चेंजेस। ठीक है, तो ये वाला भी पहला नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई बात हो रखी है। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, वही वाली बात जो मैंने सिखाई थी, पहले ब्रॉड बात, स्पेसिफिक डिटेल्स बाद में। ब्रॉड कौन सा है, देखो ध्यान से समझना। यहां पे एक टर्म यूज हुआ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की बात कर रहा है तो पता नहीं कितनी सारी चीजों में एडवांसमेंट हुआ है। 5G है, AI है, नैनो टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, कितनी सारी चीजें हैं, यस और नो। अब उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में स्पेसिफिकली किसकी बात कर दी, इंटरनेट और सोशल मीडिया की, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी चीजों में एडवांस हो रही है ना। इंटरनेट और सोशल मीडिया तो इसका बस एक एग्जाम्पल है, तो ये जनरल टर्म है, ये स्पेसिफिक डिटेल्स दे रहा है, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। क्या आपको बात समझ में आई जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था? तो ये पहला है, ये वाला नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इसको देखेंगे, चलो जल्दी से बताएंगे फर्स्ट कौन सा है। क्या ए फर्स्ट हो सकता है? जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अर्बन एरियाज में वो इंप्रूव हुई है सिग्निफिकेंटली रिसेंट ईयर्स में। जनरल सा सेंटेंस लग रहा है, मान लिया हो सकता है। हाउ एवर वाला पहला कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब है लेकिन पहले कोई बात हुई होगी तभी हाउ एवर आता है, तो ये वाला गया। बहुत सारी सिटीज ने एक्सपीरियंस किया रैपिड अर्बनाइजेशन, ये किस वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हुआ, ये भी जनरल लग रहा है। और देयर फॉर वैसे भी कंक्लूड करने के लिए आता है, ये फर्स्ट सेंटेंस में नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी गया। अब बताओ ये पहला कि ये पहला, तो देखो वही वाली बात, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस कैसे लगेगी यहाँ पे? सी में बोला है बहुत सारी सिटीज ने एक्सपीरियंस किया रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो है, शहरों में जो विकास है वो बड़ा है, रैपिड अर्बनाइजेशन की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अर्बन एरियाज में वो इंप्रूव हुई है। तो पहले आप मुझे बताओ, शहर में विकास होगा या फिर वहां पे रहने वाले लोगों की लाइफ इंप्रूव होएगी? अरे भाई पहले विकास होगा, ग्रोथ होगी, उसके बाद वहां पे रहने वाले लोगों की लाइफ जो है वो इंप्रूव होगी।
तो कहने का मतलब ये जनरल टर्म है, ये ब्रॉड है, ये उसका सपोर्टिंग एलिमेंट है, ये सपोर्टिंग डिटेल्स है। समझ में आ रही है सभी बच्चों को बातें? तो ये वाला फर्स्ट है, ये वाला नहीं। तो आई होप अब आप रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करेंगे। तो 3 बातें बताई थी। पहली बात कि वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा फर्स्ट सेंटेंस। दूसरी बात, कोई कनेक्टर नहीं होगा उसके अंदर, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा। और तीसरी बात, पहले जनरल बात होगी, स्पेसिफिक डिटेल्स जो होती हैं वो बाद में आती हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने के बाद आपने काम करना है पेयर्स के ऊपर। पेयर्स बनाने बहुत ज़रूरी। अच्छा, ये जो बातें मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ना, जो एंड में आपको मैं सोर्सेज बताऊंगा, आप वहाँ पे इनको इंप्लीमेंट करके भी देखिएगा। पैरा जंबल्स बहुत कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन पहले एक बार सारी बातें सीख लें। ठीक है। द आर्ट ऑफ मैंडेटरी पेयर्स। मैंडेटरी का क्या मतलब होता है? मैंडेटरी का मतलब है कोई चीज़ नेसेसरी है, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने के बाद आपने पेयर्स बनाने ही बनाने हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में टाइम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, सब जानते हैं ये बात। पेयर्स बनाने से टाइम सेव होता है, प्लस जो कॉम्प्लिकेशन होती है पैराजंबल में वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उतनी ज़्यादा गलती होने के चांस, और गलती होने के चांस का मतलब है नेगेटिव मार्किंग। तो उस चीज़ से बचना है आपने। अब कॉम्प्लिकेशन कैसे खत्म हो जाती है और टाइम कैसे सेव होता है, इस बात को समझो आप। जैसे ए, बी, सी, डी और ई, मान लीजिए पैराजंबल की ये 5 स्टेटमेंट है। आपने पूरा दिमाग लगा के, पूरी टेक्निक्स यूज करके ये पता लगा लिया कि जो सी है वो पहला स्टेटमेंट है। चलो ठीक है। अगर इसके बाद आप पेयर्स बना लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। मान लो आपने किसी तरीके से पता लगा लिया कि बी और डी का पेयर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बी और डी का पेयर है, और आपने ये भी पता लगा लिया कि ए और ई भी साथ में ही है, ये जुड़े हुए हैं। ए के बाद ई आएगा। तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, पहले आप 5 स्टेटमेंट्स को डील कर रहे थे, मतलब 5 ब्लॉक थे। अब आपके सामने 3 ब्लॉक है। ब्लॉक नंबर 1 इसको तो आपने फाइंड कर लिया, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3। तो अब अरेंज करना आसान हो जाता है आपके लिए, इसलिए पेयर्स बनाने बहुत जरूरी हैं। पेयर्स बनाने के काफी सारे मेथड्स हैं, 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ग्रामर की क्लास के अंदर मैंने आपको प्रोनाउंस में बहुत अच्छे से एक टेबल समझाई हुई है, और कहा था इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि बहुत जगह पे ये यूज़ होगी। तो पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, मी, माई, ही, शी, इट, दे, ये सब के सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। जहाँ कहीं भी आपको पैराजंबल में पर्सनल प्रोनाउन नज़र आ जाए, दबोच लो उसे, पकड़ लो, क्योंकि वो आपका काम आसान करने वाले हैं। वो कैसे जी? एग्जाम्पल के लिए आगे आपका फेवरेट एग्जाम्पल है। अब कुछ कहेंगे मास्टर जी फेवरेट आपका है, बिल हमारे नाम पे पढ़ रहे हो हैं। खैर किसी का भी हो, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आ रही है समझ में? पैराजंबल वाली बात नहीं आ रही है? कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। तनु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड शी लव्स लिसनिंग टू सॉन्ग्स। तनु एक बेहद सुंदर लड़की है और उसे गाने सुनना पसंद है। देखो यहाँ पे शी लिखा हुआ है, तनु नहीं लिखा हुआ। वो तनु भी लिख सकता था। तनु किसी इंसान का नाम है, नाम है तो क्या है? नाउन है। लेकिन नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिससे सेंटेंस में ब्यूटी आ जाती है। इसलिए तनु ना लिख के मैंने यहाँ शी लिखा हुआ है, और शी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन के लिए आया हुआ है। कहने का मतलब जब भी किसी सेंटेंस में आपको कोई प्रोनाउन दिखाई दे, कहने का मतलब वो किसी नाउन के लिए आया होगा। एक तो प्रोनाउन वाला फर्स्ट नहीं हो सकता, दूसरा वो किसी नाउन के लिए आया होगा, तो उसका नाउन ढूंढने की कोशिश करो, वो आपस में क्या है? पेयर है। आई होप ये बात सभी बच्चों को समझ में आई, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलो आप पहले एक बार खुद इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करो और एक बार प्रोनाउंस के पेयर बनाओ अगर बन रहे हैं तो। चलिए जी, क्या ए पहला हो सकता है? देयर इज अ स्कूल क्रॉस कंट्री कंपटीशन। ठीक है, क्रॉस कंट्री कंपटीशन की बात हो रही है। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस मुझे लग रहा है, कोई कनेक्टर भी इसके अंदर नहीं है, जनरल बात कर रहा है, तो ये हो सकता है। क्या बी पहला हो सकता है? ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हेट इट। हर बच्चा लगभग उसे नफरत करता है। किसे नफरत करता है? उसे पसंद नहीं करता। किसे पसंद नहीं करता? ये इट कौन है भाई? हमें तो नहीं पता। कहने का मतलब इट एक प्रोनाउन है जो कि किसी नाउन के लिए आया होगा, तो ये वाला आपका पहला स्टेटमेंट नहीं है। यस और नो? इट हैपन्स एवरी ईयर। ये जो है वो हर साल होता है। क्या हर साल होता है? वही वाली बात, प्रोनाउन है, किसी नाउन के लिए आया होगा, पहले नाउन की बात हो रखी होगी,
तो ये वाला भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। फिर यहाँ आप ध्यान से देखिए ही लिखा हुआ है, ही भी प्रोनाउन है, किसी नाउन के लिए आया होगा, तो कहने का मतलब ये वाला भी पहला स्टेटमेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छा ए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए पहला है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब आप इन प्रोनाउंस को पकड़िए, इट को सबसे पहले, और ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये इट किसके लिए आया है। अगर कोई प्रोनाउन आया है तो इट नॉन लिविंग है, तो किसी नॉन लिविंग चीज के लिए आया होगा। और मुझे यहाँ पे सेंटेंसेस में नॉन लिविंग चीज सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है, कंपटीशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, कंफ्यूजन ये है कि पहले ये वाला इट आएगा कि पहले ये वाला इट आएगा, ये भी तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होगी। यहाँ पे क्रॉस कंट्री कंपटीशन की बात की है, यहाँ पे बोला है कि बच्चे उस कंपटीशन को पसंद नहीं करते हैं, ये इट कंपटीशन को बोल रहा है। और यहाँ पे बोला है कि कंपटीशन हर साल होता है। कहने का मतलब अगर कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया तो पहले इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करो, पहले उसके बारे में बात बताओ कि वो कंपटीशन क्या है, बाद में बताएंगे किसी को पसंद है कि नहीं है, बोलो हाँ। तो यहाँ पे इट हैपन्स एवरी ईयर, ये वाला जो सेंटेंस है ए के बाद आना चाहिए। कहने का मतलब जो ये वाला इट है ये इस कंपटीशन के लिए आया हुआ है और इस सेंटेंस के बाद आना चाहिए। तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे ए और सी का पेयर है? लो जी, आपने फर्स्ट ढूंढ लिया था और उसके बाद ए सी का पेयर भी बन गया। अब मैंने कहा था वही वाली बात, प्रोनाउन है तो उसे पकड़ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है ही, तो ही किसी पर्सन के लिए आया होगा। चारों सेंटेंसेस में एक ही इंसान की बात हो रही है, माइक की, तो जेंडर इसका क्या है, मेल है, तो उसके लिए क्या आया हुआ है, ही। तो कहने का मतलब बी और डी का भी पेयर है, बी और डी का भी पेयर है। लो जी, बन गया ए सी बी डी। तो सबसे पहले क्रॉस कंट्री कंपटीशन, फिर कंपटीशन क्या है, हर साल होता है, मडी ट्रैक पे होता है, ड्रेरी और फोगी डे में होता है। ड्रेरी वैसे बोरिंग डे को बोलते हैं। फिर बी में बताया कि हर कोई उसे पसंद नहीं करता है, माइक को छोड़ के, माइक को बहुत पसंद है। और फिर माइक के बारे में बताया कि वो क्या करता है, उसने स्पेंड किया है प्रतिदिन किस चीज में, फॉर द पास्ट 6 मंथ ट्रेनिंग फॉर दिस। मतलब ऑफ कोर्स उसने मेहनत की है तो उसे तो कंपटीशन पसंद होगा ही ना, पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा है। तो क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार इसके अंदर जल्दी से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके जल्दी बताएंगे। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों के साथ हो गया होगा धोखा। अगर धोखा नहीं हुआ तो कंफ्यूज हो गए होगे, और अगर कंफ्यूज नहीं हुए तो मान गए उस्ताद फिर तो है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं, और जहां आप रट के जाएंगे वहां इंग्लिश अपनी कॉन्सेप्ट वाली चाल चलेगी ही चलेगी। अब क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने इस इट को देख के सबसे पहले इसे ही एलिमिनेट कर दिया होगा, जबकि यही फर्स्ट सेंटेंस है जी, ऐसे कैसे हो गया? चलिए समझने की कोशिश करते। इसलिए मैं बोलता हूं रटो मत चीजें। ठीक है आपने सीख ली बातें, लेकिन कभी कभी क्या होता है चीजों को वो घुमाता भी है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आपने अगर ग्रामर में पढ़ा है तो जो इट होता है ना, एक पर्सनल प्रोनाउन तो है, ये नॉर्मल प्रोनाउन की तरह काम तो करता है, बट ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। नॉर्मल प्रोनाउन मतलब जैसे बाकी प्रोनाउन होते हैं, ही शी दे हिम यू, ये जितने भी प्रोनाउन है ये नॉर्मल हैं, ये किसी नाउन के लिए आए हुए हैं, तो नॉर्मल की तरह काम तो करता है, बट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है। दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। द वेदर इज नाइस टूडे, इट इज सनी एंड वार्म। वेदर नाइस है, इट इज सनी एंड वार्म। ये अब मुझे बताओ, ये इट प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया हुआ है? तो आप ध्यान से देखोगे ये सनी और वार्म बोला जा रहा है वेदर को। वेदर क्या है, नाउन है। कैसे पहचाना, द आर्टिकल जिसके लिए आता है, आर्टिकल जिसके लिए आता है वो वर्ड नाउन होता है, ये हमने नाउन की क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। आई बोट अ न्यू फोन, इट वर्क्स परफेक्टली, ये इट किसी ना किसी के लिए तो आया है ना। नॉर्मल प्रोनाउन का मतलब है किसी नाउन के लिए आया होगा, तो फोन के लिए आया हुआ है, ये ए आर्टिकल फोन के लिए आया है। मैंने नया फोन खरीदा और वो बढ़िया काम कर रहा है, तो इट किसके लिए, फोन के लिए। बट बहुत बार इट जो होता है वो किसी के लिए आया नहीं होता, बस इंट्रोड्यूस कर रहा होता है स्टेटमेंट को। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, यह महत्वपूर्ण है एक्सरसाइज करना। अब ये किसको रेफर कर रहा है, इससे पहले कोई बात हो ही नहीं रखी है, बस इंट्रोड्यूस कर रहा है सेंटेंस को, तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अटेंड नहीं करेगा मीटिंग, तो फिर वही वाली बात, ये किसी को रेफर नहीं कर रहा है, तो इट के साथ एक खास बात है। और एग्जामिनर ये बीच बीच में थोड़े से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी यूज करता है बच्चे को फंसाने के लिए, ये सुनो, लेकिन आपने नहीं फंसना है। एक बार इस सेंटेंस को भी देखेंगे। इट वॉज वन ऑफ द कोल्डेस्ट विंटर्स द सिटी हैड एक्सपीरियंस्ड, इस शहर ने सबसे ठंडी सर्दियों में से एक को अनुभव किया है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये इट किसी के लिए आया हुआ है? नहीं आया हुआ। किसी पहले आने वाले नाउन को रेफर कर रहा है? नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप देखोगे ये इट इस वन को ही रेफर कर रहा है,
कि इस शहर ने सबसे ठंडी सर्दियों में से एक को अनुभव किया है। इट वॉज वन ऑफ द कोल्डेस्ट विंटर्स द सिटी हैड एक्सपीरियंस्ड। तो पॉइंट यहाँ पे ये है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इट जो है वो ड्यूल फंक्शन कर सकता है। ये एग्जाम्पल पता मैंने क्यों दिया, क्योंकि इसके अंदर भी सी वाला जो एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, बट डायरेक्ट हम सी पे नहीं आएंगे। आप पूरा पैराजंबल देखो, वन बाय वन करके एलिमिनेट करते हैं। क्या ए फर्स्ट हो सकता है? सबसे पहले फर्स्ट ढूंढना है। फायर फाइटर्स ने वर्क किया टायरलेसली ब्लेज को कंटेन करने के लिए। ब्लेज बोलते हैं आग को। तो फायर फाइटर्स ने मेहनत करी आग को रोकने के लिए। कौन सी आग को रोकने के लिए? पहले आग बताओ, आग कहीं लगी है, बाद में उसको रोकोगे। तो ए फर्स्ट नहीं हो सकता। अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो शॉर्ट लिस्ट कर लिया करो, पक्का मत माना करो कि ये नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बाकी सेंटेंसेस के कंपैरिजन में ये फर्स्ट निकल आता है, भले ही फर्स्ट वाला सेंस ना दे रहा हो, ऐसा भी हो जाता है। क्या दे वाला पहला हो सकता है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नॉर्मल पर्सनल प्रोनाउन है, किसी प्लूरल नाउन के लिए आया होगा, दे उसी को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब वही वाली बात, इट को देखते ही नहीं काटना है, क्योंकि इट ड्यूल फंक्शन करता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस शहर ने सबसे वर्स्ट फायर्स में से एक को देखा है। इतनी गंदी आग कहीं नहीं लगी होगी जो इस शहर ने देखी है, तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये हो सकता है, हाँ जी ये भी हो सकता है। द फायर कोज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज एंड लेफ्ट मैनी पीपल होमलेस। इस फायर की वजह से डैमेज हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं होमलेस हो गए। तो पहले बताओगे ना आग लगी है, किसी शहर में लगी होगी, कहीं लगी होगी, बाद में डैमेज बताओगे यस और नो। कहने का मतलब ये वाला भी आपका फर्स्ट नहीं है और ये वाला भी नहीं है। अब ए और सी में से कौन सा फर्स्ट है? क्लियर वाली बात यहाँ दिखाई दे रही है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें आग की बात करनी है कि इस शहर ने इतनी गंदी आग कभी नहीं देखी है, और उसके बाद बताओगे ना कि मेहनत कर रहे हैं फायर फाइटर्स या फिर उसने डैमेज किया, ये सारी बातें बाद की होंगी। पहले फर्स्ट ढूंढना होता है। तो सी हमारा पहला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सी हमारा फर्स्ट है। यस और नो? अब आपको पकड़ने हैं प्रोनाउन। देखो फर्स्ट के बाद सेकंड मिल जाए बहुत अच्छी बात है। प्रोनाउंस हमारी हेल्प करते हैं। मैंने आपको क्या बोला पेयर बनाने में? दे पकड़ो सबसे पहले। दे क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। तो किसके लिए आया होगा? प्लूरल नाउन के लिए आया होगा। प्लूरल नाउन ढूंढो एक बार कहाँ पे है। अच्छा आगे पढ़ भी लो एक बार, यूं नहीं कि सीधा चिपका दो किसी के साथ भी। उन्होंने यूज किया एडवांस इक्विपमेंट और टेक्निक्स सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। हमने ऊपर पढ़ा था फायर फाइटर्स ने मेहनत करी आग को रोकने के लिए। तो किसने एडवांस इक्विपमेंट को यूज किया होगा? फायर फाइटर्स ने किया होगा। सेंस भी बन रहा है और दूसरा ये प्लूरल नाउन भी है, उसी के लिए प्लूरल प्रोनाउन आया होगा। कहने का मतलब सी पहला था और हमारा ए और बी का पेयर था। तो क्या काम आसान हुआ? डेफिनेटली हुआ। अब यहाँ पे रह गया डी। अब बताओ डी कहाँ आएगा? सी के तुरंत बाद डी लिखूं या फिर डी एंड में लिखूं? आप डी पढ़ लीजिए। उस फायर की वजह से नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोग होमलेस हो गए। तो पहले नेगेटिव बात चल रही थी सी के अंदर कि वर्स्ट फायर देखी है इस टाउन ने, तो उसके बाद बताओगे ना डैमेज बहुत हुआ। नेगेटिव बात चल रही है, उसके बाद पहले नेगेटिव बात ही कंप्लीट कर दो। तो सी के तुरंत बाद ही डी आना चाहिए। फिर पॉजिटिव बातें करेंगे कि फायर फाइटर्स ने भाई बहुत मेहनत करी ब्लेज को रोकने की, आग को रोकने के लिए, और फिर दे उनके लिए आया हुआ है कि उन्होंने एडवांस इक्विपमेंट और टेक्निक्स का यूज किया। तो ए और बी हो गया। तो सी डी और ए बी। अरे बोलो हाँ, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? बता दो मुझे आप। दिमाग में ना छप जानी चाहिए चीजें, इस तरीके से समझना है आपको, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाइड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा एक बात और आपको क्लियर कर दूं, अगर आप इनको प्रिसाइजली समझना चाहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज को, तो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। अभी मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स में ले जाके कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस आप सिंपल बात समझ लीजिए। ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं और ये किसी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, और पॉइंट आउट किसी को तब किया जाएगा जब पहले उसकी बात हो रखी होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस, दैट और दीज, दोज। दिस दैट होते हैं सिंगुलर, ये हम लोग जानते ही हैं, और दीज दोज होते हैं ये प्लूरल, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, वैसे दिस और दीज पास की चीजों के लिए होते हैं, दैट और दोज दूर की चीजों के लिए आते हैं, बट वही वाली बात, अभी ग्रामर नहीं पढ़नी है तो बेसिक बातें जानो, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, दीज बॉयज, दोज बॉयज। यस और नो? ठीक है जी। अब आपने डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स को भी पकड़ना है, वो भी पेयर बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, हमारा काम आसान करते हैं, ठीक है। ए बी सी, आसान ए बी सी डी आप बनाओ पहले, सबसे पहले
चलिए जी, तो फर्स्ट ढूंढे, पहले फर्स्ट ढूंढते हैं। टीम ने सेवरल इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन बेसिकली एक जर्नी होती है किसी पर्पज के लिए, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं तो एक्सपेडिशन है। तो आप सोच रहे हो कि टीम कौन सी टीम, सेवरल इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, कौन सी जर्नी की बात हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि ये पहला नहीं है, तो मैंने आपको पिछले पैराजंबल में भी ये बात समझाई थी, मानना ही नहीं है कोई भी, बस एक तरीके से आप ये समझ के चलिए शॉर्ट लिस्ट कर लो, कंफ्यूज हो रही है तो आपको। तो आपने यहाँ पे ए जो है साइड में रख लिया कि ए फर्स्ट हो सकता है। क्या बी पहला हो सकता है? दिस लेड टू फर्दर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मरीन बायोलॉजी। इसकी वजह से आगे और रिसर्च हुई मरीन बायोलॉजी की फील्ड में। किसकी वजह से? ये दिस किसी को पॉइंट आउट कर रहा होगा, मतलब पहले कोई बात की होगी, तो ये फर्स्ट नहीं है। फिर वही वाली बात, दीज डिस्कवरीज, ये वाली डिस्कवरीज, कौन से वाली डिस्कवरीज? पहले कहीं डिस्कवरीज को इंट्रोड्यूस किया होगा, तो कहने का मतलब ये भी फर्स्ट नहीं है। एज अ रिजल्ट तो पहला होता ही नहीं है, एज अ रिजल्ट कंक्लूड करने के लिए आता है, तो मतलब ये भी गया। अब फर्स्ट नजर में आ गया, हाँ जी ये आ गया। वैसे देखो लग नहीं रहा था ये फर्स्ट है, क्योंकि कौन से एक्सपेडिशन की बात हो रही है, बट बाकी सेंटेंसेस के कंपैरिजन में यही फर्स्ट था। तो हम जो पैराजंबल में स्टेटमेंट्स गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यस और नो। तो ठीक है जी, अब क्या करना है? वही वाली बात, पेयर बनाने हैं आपने। अब पेयर कैसे बनाने हैं? दीज को मैंने बोला था पकड़ लो, दीज डिस्कवरीज, कहीं पर डिस्कवरीज की बात हो रही है, हाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो डिस्कवरीज को मैंने पकड़ लिया। तो पहला था टीम ने सेवरल इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की है जर्नी के दौरान, और ये जो डिस्कवरीज हैं, कौन सी डिस्कवरीज हैं? इसमें न्यू स्पीसीज जो फिश है वो है, और अंडर वाटर प्लांट लाइफ की बात कर रहा है, ये डिस्कवरीज हुई है। तो ए पहला था और ए के साथ आपका आ गया सी। क्लियर है जी, बन गया पेयर। अब बच गया आपके पास बी और डी। मैंने आपको बताया था एज रिजल्ट जनरली कॉन्सिक्वेंस बताते हैं, जब बात खत्म हो जाती है तो कंक्लूड करने के लिए आते हैं, तो ये जनरली एंड में आता है। और दूसरी एक बात आपको और बता दूं, अगर ये बात नहीं आपको याद रहे कि ये एंड में आता है, अगर आप बी और डी को ध्यान से पढ़ेंगे तो बी में बोला है कि इसकी वजह से फर्दर रिसर्च हुई मरीन बायोलॉजी में, यहां बोला है रिसर्च हुई, और यहां बोला है डी में एज अ रिजल्ट साइंटिस्ट के पास अ बेटर अंडरस्टैंडिंग है ओशन इकोसिस्टम की। तो मेरा सवाल आपसे है, पहले रिसर्च होगी या पहले अंडरस्टैंडिंग होगी? बताओ क्या होगा, पहले रिसर्च होगी या पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग? अरे रिसर्च होने के बाद अंडरस्टैंडिंग होगी, बोलो हाँ। कहने का मतलब पहले बी आएगा और फिर डी आएगा, और वो बात तो मैंने वैसे ही बता दी थी कि डी जो है वो आखिरी है, एज अ रिजल्ट इसके अंदर आया हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। इसके अंदर बताएंगे एक बार। तो बना लिया आपने, आइए इसे आराम से सॉल्व करते हैं। कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू स्मार्टफोन जिसमें इनोवेटिव फीचर्स हैं। क्या ये पहला हो सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है एक नए स्मार्टफोन को जिसके अंदर इनोवेटिव फीचर हैं, तो ए पहला हो सकता है। दीज वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता, इससे पहले कोई बात की होगी, तो यहाँ काटा मारो। इस स्मार्टफोन में इंक्लूड एक फोल्डेबल स्क्रीन और एडवांस्ड एआई असिस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक फीचर्स बता रखे हैं स्मार्टफोन के, फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2। बट पहले बताओगे एक नया स्मार्टफोन आया है, उसके कुछ फीचर्स हैं, बाद में कौन से फीचर्स हैं, तो पहले जनरल बात, बाद में स्पेसिफिक डिटेल्स, इसलिए ये वाला भी पहला नहीं है। एज अ रिजल्ट वाला वैसे भी पहला नहीं होता, इसे आप काटा मार दीजिए। और यहाँ पे इट कौन है हमें नहीं पता, इसने नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, किसने किए हैं हमें नहीं पता, तो पहला हमारा ए है। अब जब भी मैं ये क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाता हूँ ना, अधिकतर बच्चे करते क्या है, इस दीज को फीचर्स के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है दीज प्लूरल नाउन के लिए आता है, और यहाँ पे उनको ये प्लूरल नाउन दिखाई दे रहा होता है, तो इससे वो पेयर बना देते हैं और ए भी कर देते हैं। आप ऐसी गलती ना करें, आप पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करें। जब जनरल बात कर दी कि स्मार्टफोन नया लॉन्च हुआ है और उसमें इनोवेटिव फीचर्स हैं, तो कौन से फीचर्स? जब फीचर्स मेंशन है तो पहले फीचर्स बताओ ना, फोल्डेबल स्क्रीन और एडवांस्ड एआई असिस्टेंट। तो ए सी का पेयर है, ध्यान रखिएगा, ए बी मत जोड़ देना। बहुत बच्चे रट लेते हैं, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यूज करें, कॉमन सेंस भी यूज करें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा? अब दीज आ सकता है। ये दीज किसको बोला ही नहीं, फीचर्स को ही तो बोला हुआ है, बट पहले फीचर्स बताने होंगे, फीचर नंबर 1 और फीचर नंबर 2, फोल्डेबल स्क्रीन और एडवांस्ड एआई असिस्टेंट। तो ये दो फीचर्स को हमने दीज बोला है कि इन फीचर्स की वजह से ये इट कौन है? इट स्मार्टफोन है। कि फीचर्स की वजह से ये हाईली पॉपुलर हो चुका है टेक एंथुजियास्ट के बीच में, तो अब आएगा बी। और आखिरी में फिर डी आएगा कि इसने न्यू स्टैंडर्ड सेट कर दिया। किसने? ये इट कौन है? ये स्मार्टफोन है, तो आखिरी में आया, और वैसे भी एज अ रिजल्ट है तो आखिरी में आएगा डी।
समझ में आया सभी बच्चों को? मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर क्लैरिटी आपको आ गई है। ठीक है, चले आओ। अच्छा, आपने पर्सनल प्रोनाउन सीख लिया, पेयर्स के अंदर आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीख लिया। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन वर्ड्स की। मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से है कि ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है, मुझे बताइए, सोचिए ज़रा एक बार। ट्रांजिशन का मतलब है जब हम किसी एक चीज से दूसरी चीज पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे रील्स पे या टिकटॉक पे आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि एक लड़की है, वैसे काफ़ी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं इस टाइप की, बनाते हैं, पता नहीं मुझे, मैं देखता नहीं भाई। अब आप कहोगे ये कैसे पता आपको? कभी ना कभी तो नज़रों में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। ठीक है, तो उसने मुंह पे कालक लगाई हुई है और ऐसे हाथ करती है और एकदम से गोरी चिट्टी हो जाती है, ट्रांजिशन हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखा होगा आपने ऐसा। या फिर अगर मैं आपको और बेसिक एग्जांपल दूं, लड़कों की जब दाढ़ी आना शुरू होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहा है, लड़का जवान हो रहा है, तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में उसका ट्रांजिशन हो रहा है। तो ट्रांजिशन वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में वो वर्ड्स होते हैं जो हमें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे ले जाने में मदद करते हैं, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं। तो ऐसे वर्ड्स पेयर बनाने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आइए वन बाय वन सारे ट्रांजिशन वर्ड्स को सीखते हैं। कैटेगरीज, सबसे पहली कैटेगरीज जो है वो है, कैटेगरीज में सबसे पहली जो है वो है एडिशन वाली। एडिशन वाले वर्ड्स मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, सिमिलरली और ऑल्सो, ये सारे एडिशन बताने वाले वर्ड्स है। कहने का मतलब जिस भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये दो आइडियाज या दो सेंटेंसेस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इस सेंटेंस में यहाँ पे मोर ओवर लिखा हुआ है और यहाँ पे आगे बात हो रखी है कि ये प्रोवाइड करवाता है कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग ऑप्शन, यहाँ पॉजिटिव बात कर रखी है। अब मोर ओवर जहाँ पे लिखा मतलब उससे पहले कोई बात हो रखी होगी तभी आप मोर ओवर बोल सकते हो, क्योंकि मोर ओवर एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा है, तो पहले कोई बात की जानी चाहिए तभी तो उसकी एक्स्ट्रा इन्फो दी जाएगी ना, उसकी एडिशनल इन्फो दी जाएगी ना। अरे बोलो हाँ। अच्छा एक चीज और, ये वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में होते हैं, जैसे इस सेंटेंस के अंदर है, तो ये सेम टाइप की टोन को कनेक्ट करते हैं। ये मैं क्या चाह रहा हूं, सेम टाइप की टोन का मतलब है अगर मोर ओवर के आगे पॉजिटिव बात हो रखी है तो कहने का मतलब मोर ओवर से पहले भी पॉजिटिव बात कहीं हो रखी होगी, क्योंकि मैंने कहा ये एक्स्ट्रा इन्फो देते हैं, सेम टाइप की बात को आगे कनेक्ट करते हैं। समझ में आया? अगर मोर ओवर के आगे नेगेटिव बात हो रखी है तो फिर मोर ओवर के पहले भी कहीं पे नेगेटिव बात हो रखी होगी, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना किसी एक चीज की, तो जैसी बात हो रखी होगी वैसे ही एक्स्ट्रा बात और बताएंगे ना। अरे बोलो हाँ, चाहे फिर वो फर्दर मोर हो, इन एडिशन हो, सिमिलरली और ऑल्सो हो। ठीक है, बट कॉन्ट्रास्ट के साथ ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड्स दो ऑपोजिट आइडियाज को, दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वो सेम टाइप के, ये ऑपोजिट, ये विरोधाभास शो करते हैं। हाउ एवर, ऑन दी अदर हैंड, येट, बट और इन कॉन्ट्रास्ट। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को आप एक बार देख लो, ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब आप कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन की हम लोग बात करें। और आगे बोला है मोर ओवर, और तो और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब ऑफलाइन के कंपैरिजन में ये सस्ता भी होता है। तो क्या दोनों सेम बातें हो रही हैं दोनों जगह? यहाँ पे भी पॉजिटिव बात हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन की और यहाँ पे भी पॉजिटिव बात हो रही है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जा रही है। बट इस वाले एग्जाम्पल में आप देखो कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी, पॉजिटिव बात हुई। बट हाउएवर, लेकिन इसके अंदर इन पर्सन इंटरेक्शन की कमी होती है जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम हमें प्रोवाइड करवाता है। जो आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं वहां पे इन पर्सन इंटरेक्शन होता है, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है। तो दो ऑपोजिट आइडिया को ये वर्ड्स जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको ये वाले वर्ड्स मतलब कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड्स दिखाई दे तो आपने टोन चेक करनी है, आगे टोन कैसी है। अगर आगे टोन नेगेटिव है तो उससे पहले कहीं पॉजिटिव बात हो रही होगी, जोड़ो उनको। अगर आगे टोन पॉजिटिव है तो उससे पहले कहीं नेगेटिव बात हो रही होगी, जोड़ो उसे। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अच्छा वैसे एक चीज और, बात तो यहाँ पे सही बोली है कि ऑनलाइन क्लासेस में ये इन पर्सन इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। वैसे ना मैं अपनी पर्सनल फिलॉसफी बताऊँ आपको, शुरू से लेकर एंड तक मैं पूरी कोशिश करता हूँ ऑनलाइन क्लास में भी एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में समझाने की। मैं पहले से ही सारे डाउट्स एज्यूम करता हूँ और मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो मैं क्या क्या पूछ सकता था, वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको
वहाँ बैठ के ऐसा ना फील हो कि यार कुछ कमी रह गया, मेरा डाउट रह गया। अब 1-आधा% तो देखो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ 99% चीज़ें शुरू से लेकर एंड तक डिटेल में सब कुछ बताऊँ। इससे सेशन तो लंबा हो जाता है बट बच्चे के दिमाग में इम्पैक्ट आता है, इसलिए मेरे सेशंस जो होते हैं जनरली लंबे होते हैं और काफ़ी डिटेल और रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैं ऐड करता हूँ और आप खुद भी उस चीज़ को फील करते होंगे। चलिए, अगली ट्रांजिशन वाली कैटेगरी है एग्जाम्पल वाली। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस और टू इलस्ट्रेट। जैसे एक्सरसाइज के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर जॉगिंग इंप्रूव करता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कहने का मतलब ऐसे वर्ड्स आपको कहीं पे दिखाई दें तो पहले कोई टॉपिक या कोई आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उसी का ही एग्जाम्पल दिया होगा। पहले कोई और जनरल बात की होगी, उसी का पे स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया होगा। जैसे यहाँ पे जनरल बात कर रखी है, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं, फिर एग्जाम्पल दिया कि भाई जॉगिंग करोगे तो उससे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी होगी। तो इन वर्ड्स को भी आप फोकस कीजिएगा, इनसे पहले कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होगा तो कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी। और ये भी सेम टाइप के ही आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, सेम टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज के बेनिफिट्स की बात की है और यहाँ पे भी एक्सरसाइज के बेनिफिट की ही बात की है, तो ये भी सेम टाइप के वर्ड्स को जोड़ते हैं। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज हुई है तो उसके पीछे कोई कारण भी होगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, देयरफॉर, दस, एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंटली, ये परिणाम बताते हैं, ये सीधा इम्पैक्ट बता रहे हैं, बट वो परिणाम या इम्पैक्ट, वो रिजल्ट किसी चीज की वजह से आया होगा। तो कोई चीज हुई है तो उसके पीछे कोई कारण भी होगा। कहीं पे भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दे जाए जैसे एज अ रिजल्ट, इसके चलते हुआ, किसके चलते हुआ मतलब पहले कोई बात हुई होगी तो वो आपको ढूंढना है। तो जो हुआ है उसका कारण ढूंढना है, कॉज एंड इफेक्ट। इसने इंप्लीमेंट की न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। पहली बात तो इट कौन है वो ढूंढ लेंगे, चलो प्रोनाउन वाली बात। बट इंप्लीमेंट की न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, क्यों इंप्लीमेंट की? क्योंकि ऊपर बात की कंपनी ने एक्सपीरियंस किया ड्रॉप इन सेल्स, गिरावट देखने को मिल रही, इसलिए नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया। ये हुआ इसलिए ये हुआ, कोई चीज हुई उसके पीछे ये कारण था। समझ में आया? आओ एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद बनाओ एक बार। चलो जी, क्या ए फर्स्ट हो सकता है इसमें? सीधा फॉर एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट हो ही नहीं सकता, इससे पहले कोई आइडिया इंट्रोड्यूस होगा, उसी का ये एग्जाम्पल होगा। हाउ एवर भी नहीं हो सकता, इससे पहले भी कोई बात हो रखी होगी, ये वैसे भी कॉन्ट्रास्ट शो करता है। अब आप इन रिसेंट ईयर्स देख के काट मत देना, ठीक है, जल्दी जल्दी में। इन रिसेंट ईयर्स द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली इन वेरियस सेक्टर। तो यहाँ पे बता रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो बढ़ गया है बहुत सारे सेक्टर्स में। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे है इनके कंपैरिजन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके यूज और उसके बढ़ने की बात हो रही है। मोर ओवर वाला पहला कभी हो ही नहीं सकता, कनेक्टर वाला सी पहला है। लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी पहला है। अब मैं क्या करूँ? अब आप वही वाली बात, शब्द देखो, एक है फॉर एग्जाम्पल, एक है हाउ एवर, एक है मोर ओवर। फॉर एग्जाम्पल किसी आइडिया का एग्जाम्पल होता है, स्पेसिफिक डिटेल दे रहा होता है। हाउ एवर ऑपोजिट बात जोड़ रहा होता है। मोर ओवर एक्स्ट्रा बात जोड़ रहा होता है। तो पहले कोई आइडिया है तो उस आइडिया का एग्जाम्पल दे दो। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज की बात हो रही है और यहाँ पे भी ये बड़ा कॉमन है आज के टाइम पे। एआई टूल्स को आप देख लेंगे, वो यूज होते हैं कस्टमर सर्विस चैटबॉट में। तो यहाँ जनरल बात, यहाँ उसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो क्या सी के बाद मैं ए लिख दूं? लो जी ए लिख दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑपोजिट बात हो रही है और यहाँ पे सेम बात हो रही है, तो पहले सेम सेम बातें खत्म करो ना। देखो इस वाले सेंटेंस की टोन कैसी है? पॉजिटिव है, जनरल बात शुरू करी, जनरल था, फिर उसका स्पेसिफिक एग्जांपल दिया, इसमें भी पॉजिटिव बात हो रही है। फिर मोर ओवर करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पे भी एआई का यूज बता रहे हैं कि एआई जो है अप्लाई होता है हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन में। तो ये वाली बात पहले आनी चाहिए ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, खत्म करो ना। समझ में आया? और फिर आखिरी में ऑपोजिट बातें करेंगे। जब सारी पॉजिटिव बातें होगी अब हम ऑपोजिट बातें हाउ एवर से फिर कनेक्ट करेंगे। किसके कंसर्न्स भी हैं? दिस हैज लेड टू कंसर्न्स अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट फॉर ह्यूमन वर्कर्स। यहाँ नेगेटिव बात बता रही है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे एआई से रिलेटेड। तो फिर आखिरी में आपका बी आ गया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने पॉजिटिव बात करी, सी आ गया, फिर आपने एक एक एग्जाम्पल दे दिया ए, फिर से पॉजिटिव बात कर दी, फिर आप बीच में नेगेटिव बात कर दो और एंड में पॉजिटिव कर दो। ये तो खिचड़ी सी पका दोगे ना, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर और टोन को फॉलो करते हुए चलना और वर्ड्स को पकड़ते हुए चलना है, ठीक है। और देखते हैं
चलिए अब बात करते हैं एब्रीवेशन के बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात, बहुत बच्चे एब्रीवेशन को एक्रोनिम से कंफ्यूज कर लेते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये दोनों सेम सी लगती हैं, बच्चे इसलिए आपस में इनको कंफ्यूज कर लेते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और, एक्रोनिम नहीं होता है, एक्रोनिम होता है। जैसे सिनोनिम नहीं होता, सिनोनिम होता है। एंटोनिम नहीं होता है, एंटोनिम होता है। वो मैं भी बचपन से गलत बोलता आ रहा हूँ, तो मेरी भी जुबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है, चाहे आपकी प्रोनाउंसिएशन में फिर बिहारी एक्सेंट हो, हरियाणवी एक्सेंट हो या साउथ इंडियन वाला एक्सेंट हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आप सही बोल रहे हो, आपको मीनिंग पता हो और कॉन्फिडेंटली उसको बोल रहे हो। तो कभी भी अपने लहजे को लेके ज़िंदगी में अशेम्ड फील नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आप गलत चीज़ नहीं बोल रहे हो। वो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से उसका इम्पैक्ट हमारी प्रोनाउंसिएशन पे आ जाता है लहजे का, तो इसलिए मीनिंग सही पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या डिफरेंस है एब्रीवेशन में और एक्रोनिम बोल दे हम यहाँ पे अब हैं एक्रोनिम हरियाणा से है तो पूरी हरियाणवी खींचेंगे अब तो एब्रीवेशन और एक्रोनिम में क्या डिफरेंस है, मैं आपको ना 2 एग्जांपल दिखाता हूँ, आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा एक्रोनिम है और कौन सा एब्रीवेशन है। जल्दी से गेस करेंगे एक बार। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दोनों के दोनों ही एब्रीवेशन है। मैं वही सिखाना चाह रहा था आपको। क्या है ना कि हमें पता नहीं है चीज़ें, कंफ्यूज बहुत रहते हैं हम। एब्रीवेशन जो है वो मेन वर्ड है, अम्ब्रेला टर्म है, और एक्रोनिम जो है वो एब्रीवेशन की बहुत सारी टाइप्स में से एक टाइप है। एब्रीवेशन की और भी बहुत सारी टाइप्स होती है, इनिशियलिज्म है, एक्रोनिम है, क्लिपिंग है, कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। तो ये बहुत सारी टाइप्स में से बस एक टाइप है, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, मैं इसको नटशेल में सबको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो, क्योंकि बच्चे कुछ का कुछ बोल देते हैं किसी भी चीज़ को, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और गलती बच्चों की भी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही ना इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग काफ़ी स्कैटर्ड सी रही है। स्ट्रक्चर्ड वे में कभी कुछ सिखाया ही नहीं है हमें, और ना ही कभी एनकरेज किया। लेकिन कोई बात नहीं, आइए एक बार जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। पहले एब्रीवेशन को ही जानो, एब्रीवेशन का मीनिंग समझेंगे। देखो, एब्रीवेशन में एक रूट वर्ड है ब्रेवी। ये ब्रेवी, ब्री और ब्राई कहीं पे भी आपको दिखाई दे, इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है शॉर्ट। तो एब्रीवेशन का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज जो शॉर्ट फॉर्म में हो। सिंपल सी बात है, वर्ड या फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो एब्रीवेशन होता है, पॉइंट नंबर 1। अब ये ब्रेवी, ब्री, ब्राई से और भी बहुत सारे वर्ड्स बने, आपने सुने होंगे। जैसे एक वर्ड होता है ब्रीफ, सुना है? ब्रीफ का मतलब कोई चीज़ शॉर्ट। ब्रेविटी, ये स्पीच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि उसकी स्पीच के अंदर ब्रेविटी थी, उसके ऐसे के अंदर ब्रेविटी थी, मतलब बड़ा कंसाइज वे में लिखा हुआ था। एब्रिज का मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, शॉर्टन करना, ठीक है, ट्रिम करना। जैसे ब्रिज बनाते हैं हम, क्या करते हैं, इस जगह को इस जगह से जोड़ रहे हैं, रास्ते को, डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, एक तरीके से एब्रिज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राई, ब्रेवी, ब्राई, ये रूट वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको ये रूट वर्ड दिखाई दे, मतलब कुछ शॉर्ट की वहाँ बात हो रही है। तो एब्रीवेशन एक ऐसा वर्ड और फ्रेज जो कि शॉर्ट फॉर्म में हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने कहा इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज है, तो 1 बाय 1 सबको समझते हैं। सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ और, ये सारे के सारे एब्रीवेशन, इसको भी एब्रीवेशन बोल सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, बट ये अलग अलग टाइप की हैं। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म में साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनिशियल वर्ड है, ये इनिशियल से बना है। इनिशियल का क्या मतलब होता है? इनिशियल का मतलब होता है सबसे पहला। तो ये इनिशियलिज्म होता है, ये क्या होता है? ये वर्ड्स के इनिशियल से बना होता है। ये वर्ड्स के इनिशियल से, पहले लेटर से बना होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स। तो USA, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियलिज्म। ऐसे ही फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो FBI, आपको समझ में आया? तो ये इनिशियलिज्म है। ATM, CEO, CBSE, UPSC, ठीक है। ऐसे ही अगला जो टर्म है वो है एक्रोनिम। अब ये क्या होता है? ये भी वर्ड्स के इनिशियल लेटर से बनता है, वर्ड्स के इनिशियल लेटर से बनता है। देखो, NAS और A, नासा। अब आप बोलोगे 1 मिनट सर, आपने इनिशियलिज्म में भी यही डेफिनेशन दी थी कि वर्ड्स के इनिशियल लेटर से बनता है, और ये भी इनिशियल लेटर से बन रहा है एक्रोनिम भी, बट इनमें एक बहुत सटल डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो इनिशियलिज्म होता है उसमें हर एक लेटर को सेपरेटली बोला जाता है, USA। लेकिन एक्रोनिम में जो हमने इनिशियल से बनाया वर्ड, उसे एक सिंगल वर्ड की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, नासा। इसे NASA नहीं बोला जाता है,
तो ये बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है जी। एड्स है, यूनेस्को है, नेटो है, कोविड है, बट आप देख लीजिए यहाँ पे किसी भी वर्ड को आप एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकते। यहाँ पे सारे इनिशियल्स को आपको इंडिविजुअली बोलना पड़ेगा और इंडिविजुअली ही बोलते हैं। FBI, ATM, CEO, CBSE, UPSC, समझ में आया। अब जब मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिखाया था तब आप मुझे बताएंगे इसमें से, जब मैं पूछ रहा था कि एब्रीवेशन और एक्रोनिम में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर जिस बच्चे को ये बातें पता होती तो वो ये कहता सर ये भी एब्रीवेशन है, ये भी एब्रीवेशन है, ये एब्रीवेशन की अलग टाइप है और ये एब्रीवेशन की अलग टाइप है। ये कौन सी टाइप है? ये एब्रीवेशन की इनिशियलिज्म वाली कैटेगरी है, USA, जिसमें वर्ड को इंडिविजुअल मतलब लेटर को इंडिविजुअली बोला जाता है और यहाँ एक ही वर्ड की तरह प्रोनाउंस किया जाता है नासा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्रोनिम। क्या डिफरेंस समझ में आया सभी बच्चों को? बड़े प्यारे बच्चे हैं। अच्छा जी, इनिशियलिज्म के बाद एक्रोनिम हो गया। एक्रोनिम अगला है क्लिपिंग। क्लिपिंग आया है क्लिप से, जैसे कोई वीडियो चल रही है, आपने क्लिप काट ली तो बीच में से कुछ आपने शॉर्ट कर दिया। तो क्लिपिंग क्या होता है? जब वर्ड को हम शॉर्ट कर देते हैं बट मीनिंग सेम रहे। जैसे एग्जामिनेशन को बस एग्जाम बोला, जिम्नेशियम को जिम बोला, फोटोग्राफ को फोटो बोला, प्रोफेसर को प्रोफ बोला। तो ये जो एब्रीवेशन की टाइप है इसे हम लोग कहते हैं क्लिपिंग। है ये भी एब्रीवेशन। फिर एब्रीवेशन की चौथी टाइप है कॉन्ट्रैक्शन। ये आप क्वेश्चन टैग्स में पढ़ते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है श्रिंक कर देना, सिकुड़ जाना। तो यहाँ वर्ड्स जो है सिकुड़ जाते हैं। जैसे डू नॉट को हमने डोंट बोल दिया, आई एम को आई एम, कैन नॉट को कांट, विल नॉट को वॉन्ट, लेटस को लेट्स। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं। तो एब्रीवेशन की कौन सी टाइप है? ये कॉन्ट्रैक्शन वाली टाइप है। क्लियर है जी। फिर एक और आती है शॉर्ट फॉर्म्स। इसमें क्या करते हैं? हम सिंबल्स या लेटर्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फुल वर्ड्स। जैसे किलोग्राम को हम केजी को रेफर करके बुला रहे हैं, डॉक्टर को DR से रेफर करके बुला रहे हैं, मिस्टर को MR। अब समझ में आया पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ? नंबर को NO बोल रहे हैं, रुपीज को RS बोल रहे हैं, या परसेंटेज सिंबल आप देखते हैं, परसेंटेज लिख नहीं रहे हैं, परसेंटेज सिंबल बना दिया, तो ये भी एक शॉर्ट फॉर्म वाली कैटेगरी है। ठीक है, तो क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ये सारे के सारे एब्रीवेशंस हैं, बट एब्रीवेशन की अलग अलग टाइप्स हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर आपको क्लैरिटी आ गई। मेन इस वाले वर्ड को बहुत बच्चे यूज करते हैं। अच्छा, ये मुझे एक बात और ध्यान आ रही है, जैसे एक्रोनिम में ये एक्रो वर्ड होता है ना, जो एक्रो, इसका मतलब होता है हाइट या फिर टिप, और जो निम होता है ना, निम, इसका मतलब होता है नेम। तो उसको एक्रोनिम क्यों बोला है? वो इसलिए बोला हुआ एक्रोनिम कि जैसे ये वर्ड है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये जो वर्ड है ना, इसमें जो ये वाला पॉइंट है, ये वर्ड का हाईएस्ट पॉइंट है A, और जो D है वो वर्ड का लोएस्ट पॉइंट है। तो एक्रो का मतलब होता है टिप या हाइट। ठीक है, तो वर्ड का हाईएस्ट पॉइंट से बनाया गया नाम, तो AIDS। आई होप सभी बच्चों को इसके अंदर क्लैरिटी आ गई है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर पैराजंबल में आपको कभी फुल फॉर्म दिखाई दे और उसके बाद एब्रीवेशन दिखाई दे, एब्रीवेशन की कोई भी टाइप, तो हमेशा पहले फुल फॉर्म आती है, बाद में एब्रीवेशन आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप एक बार बनाने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करो जल्दी से। चलो ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि वो प्रमोट करती है पीस को और सिक्योरिटी को ग्लोबली। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं पता है। क्या ये फर्स्ट हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। शॉर्ट लिस्ट कर लिया अभी, यहाँ पे नाम ले दिया यूनाइटेड नेशंस, तो इसके कंपैरिजन में ये जनरल है। यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी स्थापना हुई 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, तो ये बेटर लग रहा है पहला। टुडे UN, अब देखो वही वाली बात, यहाँ पे एब्रीवेशन आ गया, तो मैं वही सिखाना चाह रहा था कि एब्रीवेशन वाला कभी भी पहला नहीं हो सकता, एब्रीवेशन वाला हमेशा बाद में आता, पहले फुल फॉर्म कहीं ना कहीं रेफर की होगी। ये गलत हो गया, ये गलत। और इट ऑल्सो एड्रेस, इट एड्रेस करता है इशू, ये इट कौन है हमें नहीं पता, तो ये भी गया। तो बी पहला है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे बी पहला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आना चाहिए? अब ऐसा नहीं है कि फुल फॉर्म है तो उसके डायरेक्ट बाद शॉर्ट फॉर्म आप जोड़ दोगे, नो, ऐसा नहीं करना है आपने। पढ़ो पहले। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई 1945 में, तो जब UN को यहाँ इंट्रोड्यूस किया तो पहले बताओ कि उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। तो यहाँ पे काम बताया है कि वो पीस को प्रमोट करता है और सिक्योरिटी को ग्लोबली प्रमोट करता है। तो क्या A आना चाहिए B के बाद? डेफिनेटली A आना चाहिए। और यहाँ ऑल्सो करके बोला, ऑल्सो का मतलब होता है ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पहले UN को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, फिर उसका काम बताया, और ऑल्सो करके यहाँ पे भी काम ही बता रहा है कि एड्रेस करता है इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज को, ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमैनिटेरियन एड को, इनको भी ये करता है, भी बोला है ना ऑल्सो।
तो ऑल्सो कब आता है, जब पहले कोई बात कर दी हो उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फो देनी हो। तो बी ए और फिर आ गया आपका डी, और लास्ट में आएगा आपका सी। आज के टाइम पे यूएन के इतने मेंबर्स हैं और ये मेजर रोल प्ले करता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, तो ये आएगा अब सी। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अच्छा, जब ऑप्शंस होते हैं ना तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। अभी तो मैं ऑप्शंस ले नहीं रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूँ, रटवाना नहीं चाहता, कॉन्सेप्चुअली समझाना चाहता हूँ। बट ऑप्शंस जब होते हैं तो और आसान हो जाता है। जिस भी ऑप्शन में अगर आपको सी बी के पहले दिखाई दे रहा है तो वो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देना, क्योंकि पहले बी आना चाहिए, बाद में कभी सी आना चाहिए, चाहे तुरंत बाद आए, चाहे उसका एक छोड़ के आए, चाहे दो छोड़ के आए। तो आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो बी ए डी सी। यहाँ पे वैसे एक स्ट्रक्चर और भी है, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाता है पैराजंबल, वो भी एक स्ट्रक्चर है। मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, जो मैं प्रैक्टिस सोर्सेज एंड में आपको दूंगा, उसमें और भी मिसलेनियस चीजें मैंने बताई हैं जो कि कभी कभार यूज होती हैं, वंस इन अ वाइल, बट वो भी काम आ जाती हैं। वो प्रैक्टिस करते करते ही ध्यान में आती हैं चीजें, ठीक है। बट ये जनरल बातें 95% ऑफ द टाइम आपको पैराजंबल्स में दिखाई देगी। 5% ऑफ द टाइम जो चीजें हैं वो मैंने कहा प्रैक्टिस करते वक्त आप भी सीखेंगे। तो जब आप वहां प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी कुछ न्यू चीजें दिखेंगी, आप निश्चिंत रहिए, मजा आएगा आपको वहां पे भी, ठीक है। चलो अगला लास्ट पॉइंट है पेयर्स का आर्टिकल वाला। छोटा सा पॉइंट है, एक बार समझ लीजिए। क्या आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो आपको पता है ए एंड द आर्टिकल होते हैं। ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल, दा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। क्लियर? ए एन कब यूज करते हैं? जब कोई चीज इनडेफिनेट हो, फर्स्ट टाइम किसी चीज को रेफर कर रहे हो तो ए एन का यूज करते हैं। और जब उस बात को पॉइंट आउट करना हो और रेप्लीकेट करना, मतलब दोबारा उसका नाम लेना हो, तो हम लोग दा का यूज करते हैं। जैसे देयर वाज अ किंग एंड द किंग वाज वेरी वाइज। एक बार एक राजा था और वो जो राजा था बुद्धिमान था। पहली बार हमने नाउन का नाम लिया यहाँ पे, फर्स्ट टाइम सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब फर्स्ट टाइम आता है तो हम ए या एन यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा। एक बार एक राजा था, इनडेफिनेट। वही जो राजा था, कौन सा जो एक बार था, वही बुद्धिमान था। अब किंग को हमने एक बार मेंशन कर दिया तो उसे स्पेसिफाई करने के लिए दोबारा से हम फिर दा का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ए एन फिर नहीं आता। तो ये ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से आपको पेयर बनाने में हेल्प मिलती है। वो कैसे? चलो पहले एक एग्जांपल और देख लो। एक बिल्ली जो है वो फेंस पे चार दीवारी पे बैठी हुई थी और फिर कैट ने जंप लगा दी फेंस से। तो कौन सी कैट की बात हो रही है? वही जो बैठी हुई थी। तो जब भी आप नाउन को फर्स्ट टाइम मेंशन करते हो, पता नहीं होता कौन, इनडेफिनेट होता है, तो हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। और जब हमें पता होता है कौन, उसी की बात दोबारा कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम दा मतलब डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये है, अगर आपको किसी भी नाउन के पहले ए एन लिखा दिखाई दे किसी एक सेंटेंस के अंदर, मान लो ये ए सेंटेंस है, उसके अंदर किसी नाउन के पहले ए एन है, फिर डी सेंटेंस, मान लो ए बी सी डी जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं पैराजंबल में, मान लो डी सेंटेंस के अंदर वही सेम नाउन, अलग नाउन नहीं, वही सेम शब्द अपने पहले दा लेके आया हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये दा प्लस नाउन ए प्लस नाउन के बाद में आएगा। ये भी पेयर बनाने में हमारी बहुत हेल्प करता है। अभी इसके हम एग्जाम्पल आगे चल के देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं टोन एंड स्टाइल शिफ्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे पैराजंबल की हिडन चीज़ों के बारे में, जिनको बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। और ये जितनी भी बातें मैं आपको टोन एंड स्टाइल में सिखाऊंगा, ये सारी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये सारे सटल पॉइंट्स हैं। अगर आपने एक बार इनको अच्छे से सीख लिया तो आपको पैराजंबल में एक स्ट्रक्चर और एक पैटर्न देखने को मिलेगा। और अगर एक बार आपको पैटर्न दिखना दिखाई शुरू हो गया ना, तो आप किसी भी टाइप का पैराजंबल आपके सामने आ जाए, कितना भी मुश्किल हो, आप उसे सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आप ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो। आइए मैं बढ़िया बढ़िया बातें सिखाता हूँ, क्योंकि बच्चों को जनरली लगता है कि आरसी में ही टोन या स्टाइल होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे भी टोन एंड स्टाइल है। तो ये 3 पैटर्न्स जो हैं, ये पैटर्न पैराजंबल में बहुत देखने को मिलते हैं। तो आप इन पैटर्न्स को हमेशा ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक, कोज टू इफेक्ट और प्रॉब्लम टू सोल्यूशन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे कोज एंड इफेक्ट होना चाहिए और प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन होना चाहिए, टू यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। इसकी बात हम वैसे इंट्रो में कर चुके हैं। उल्टा ट्रायंगल आपको पता है, पहला जो सेंटेंस होगा या पैराजंबल की जो शुरुआत होगी काफ़ी ब्रॉड होगी, जनरल होगी, उसके बाद उसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आते हैं, डिटेल्स आते हैं। तो ये वही वाला है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और खुद पहले बनाने की कोशिश करेंगे। बना लिया? आइए
ए पहला हो सकता है, इन्फ्लुएंसर, ब्रांड प्रमोशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट डोमिनेट करते हैं यूजर की अटेंशन को। जनरल सा लग रहा है, इंडिपेंडेंट सा लग रहा है, कोई कनेक्टर भी नहीं है, तो 1% के लिए मान लिया। फिर जैसे ही मैंने बी पढ़ा, बी में एक टर्म है सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया ने ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है जिस तरीके से हम इन्फो को कंज्यूम करते हैं, वो तरीका ही बदल दिया है। अब ए और बी में ज़्यादा जनरल कौन सा है? दोनों ही जनरल हैं, बट ज़्यादा जनरल कौन सा है? सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया एक अम्ब्रेला टर्म होगी। इन्फ्लुएंसर, ब्रांड प्रमोशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट, ये इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स और टाइप्स होगी। अरे बोलो हाँ, पहला कौन सा होना चाहिए? बी पहला होना चाहिए, ठीक है। दीज वाला फर्स्ट हो नहीं सकता, इसे काटा मार दो। और फॉर इंस्टेंस किसी चीज़ का एग्जाम्पल है, तो किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल वाला फर्स्ट कभी हो नहीं सकता, तो बी पहला है। अब आप मुझे बताओ कि इसके आगे अब मैं कौन सा सेंटेंस रखूं बी के आगे। अब आप एक चीज जानते हैं कि बी के तुरंत बाद सी नहीं आ सकता, कारण क्योंकि सी में लिखा हुआ है दीज चेंजेस, ये वाले सारे बदलाव। कौन से वाले सारे बदलाव? बी में तो कोई इतने सारे बदलाव मेंशन नहीं, बस ये बोला कि बदलाव आया है। ये वाले सारे बदलाव, कौन से वाले सारे बदलाव? तो बी के बाद सी नहीं आ सकता। हमारे पास ऑप्शन बचा या तो ए या डी। अब मुझे बताओ ए और डी में से जनरल कौन सा है, क्योंकि हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं ना, तो सबसे जनरल तो हमने ढूंढ लिया, उसके बाद ये तो आ नहीं सकता। अब ये दोनों बचे। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से ज़्यादा जनरल कौन सा है? इन्फ्लुएंसर, ब्रांड प्रमोशन और शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट डोमिनेट करते हैं यूजर की अटेंशन को। और यहाँ बोला एक एवरेज यूजर स्पेंड करता है 2 घंटे डेली स्क्रॉल करता है कंटेंट को। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ बोला है डोमिनेट करता है यूजर की अटेंशन को, और फिर बोला है 2 घंटे कम से कम यूजर कंटेंट को कंज्यूम करता है, मतलब 2 घंटे उसकी जो अटेंशन है वो कंटेंट पे जाती है। तो बताओ मुझे जनरल और स्पेसिफिक कौन सा है इसमें? ये जनरल है और ये फिर स्पेसिफिक उसका एग्जांपल है। पहले बोला डोमिनेट करता है, फिर बोला कितना दिन में 2 घंटे भाई यूजर की अटेंशन को डोमिनेट करता है। तो वही वाली बात कैसे चलना है? उल्टा ट्रायंगल, जनरल टू स्पेसिफिक। तब सबसे जनरल था बी, फिर उससे थोड़ा सा स्पेसिफिक था आपका ए, ठीक है। सोशल मीडिया ब्रॉड टर्म था, फिर उसके ये वाले स्पेसिफिक एग्जाम्पल थे। फिर यहाँ बोला डोमिनेट करता है, फिर उससे और स्पेसिफिक जाएंगे तो नीचे बोल रहा 2 घंटे जो है वो कंटेंट कंज्यूम करता है एवरेज इंटरनेट यूज़र। अब आखिरी में कौन सा बच गया आपके सामने? सी, तो यहाँ सी लगा देंगे। और सी में दीज चेंजेस किसको बोला? ये ए और डी। ए और डी में कई बातों को दीज चेंजेस बोला है कि ये सारी चीज़ें यूज़र के अटेंशन को डोमिनेट करती हैं, और अब यूज़र जो है 2 घंटे बिताने लगा है, तो ये जो बदलाव आ रहे हैं, इन बदलाव को दीज चेंजेस करके बोला है। तो आखिरी में आ गया सी। मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न सबको क्लियर है। तो जनरल टू स्पेसिफिक। अगला है कोज एंड इफेक्ट वाला, एंड कर लो इसे, कोज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो कोई चीज़ हुई है तो किसी कारण से हुई है, ये कोज एंड इफेक्ट ट्रांजिशन वर्ड्स में भी था, ये पैटर्न भी होता है। चलो एक बार आप इसको जल्दी से पॉज करो वीडियो को और बनाने की कोशिश करो। चलो आओ, क्या ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स फोकस, मेमोरी एंड मूड थ्रू आउट द डे। ये अफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है? दिस कौन है हमें नहीं पता। बीप को पढ़ते हैं। मैनी यंग अडल्ट्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं स्लीप को लेके, ताकि अकेडमिक और वर्क डिमांड्स को पूरा किया जा सके। मतलब नींद त्याग देंगे, 16-16 घंटे पढ़ेंगे, दिन में 3 घंटे सोएंगे, सिलेक्शन लेके मानेंगे, हैं। तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट जनरल सा लग रहा है। सी में बोला कि रिड्यूस स्लीप आवर्स, अगर आप कम सोते हैं तो उससे फिजिकल और मेंटल फटीग हो सकता है। अब आप बी और सी को पढ़ रहे, ये तो हमने दिस से एलिमिनेट कर दिया। अब आप बी और सी को पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं लग रहा कि सी में इफेक्ट है? पहले बताना पड़ेगा ना कि भाई स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, फिर बताएंगे ना उस कॉम्प्रोमाइज से क्या हो रहा है। फिजिकल और मेंटल फटीग हो रहा है, थकावट हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, इरिटेट रहते हैं सारा दिन, शारीरिक तौर पे भी मानसिक तौर पे भी। तो ये इम्पैक्ट है, ये इफेक्ट है। पहले कोज बताना होगा, तो कोज यहाँ, ये उसका इफेक्ट सा लग रहा है। समझ में आ गया सबको? तो ये वाला आपका फर्स्ट नहीं है। और ओवर द टाइम दिस बिल्ड्स अप इनटू क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज। ये दिस क्या है? हमें दिस का भी नहीं पता है, तो इसको भी काटा मार दो। अब देखो बी पहला है, ध्यान से समझना, बी पहला है। अब बी के बाद कौन सा आएगा? बड़े ध्यान से आपने चीज समझनी है। यहाँ पे भी दिस लिखा हुआ है और यहाँ पे भी दिस लिखा हुआ है। हमें नहीं पता कि ये दिस किसके लिए आया हुआ है, लेकिन मैं कोज एंड इफेक्ट को देखूंगा। तो जब यहाँ पे बोला कि लोग स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज करने से क्या होता है? फिजिकल और मेंटल फटीग होता है। कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। 1% के लिए मैंने यहाँ पे सी रख लिया। अब आपको पता है
यहाँ मेंटल फैटीग जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये एक जनरल सा टर्म आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये रहे उसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल, फोकस, मेमोरी, मूड, ये सब किसके पार्ट है? मेंटल के पार्ट नहीं, एक तरीके से अगर आप देखोगे तो, कि अगर आप कम सोते हैं तो फिजिकल और मेंटल फटीग होता है, और उससे फिर इंपैक्ट आता है आपके फोकस पे, मेमोरी पे, मूड पे थ्रू आउट द डे। तो पहले जनरल बात कर दी, फिर उसके स्पेसिफिक डिटेल्स दे दी, तो मैंने यहां पे लिख दिया ए। अब अगर बार बार ये चीज हो, देखो ओवर टाइम अगर ये चीज हो तो इससे क्या होता है? क्रोनिक हेल्थ इश्यूज होता है। मतलब बार बार आपके फोकस, मेमोरी और मूड पे इंपैक्ट आ रहा है, तो इससे फिर क्रोनिक लंबे समय तक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आखिरी में आ गया आपका डी। तो अगर आप एक चीज नोट करेंगे ध्यान से, बी में कोज बताया है और CAD में इफेक्ट बताया है। ध्यान से देखो, मैनी यंग अडल्ट कॉम्प्रोमाइज करते हैं स्लीप को, ठीक है, उससे क्या होता है? फिर फिजिकल और मेंटल फटीग होता है। इंपैक्ट बता दिया, इफेक्ट बताया, पहले कोज था फिर इफेक्ट बताया, फिर मेंटल फटीग होता है, और उसके बाद फिर होता क्या? इससे फिर आपके फोकस, मेमोरी और मूड पे इंपैक्ट आता है। पहला मेंटल ब्रॉड टर्म, उसके बाद फिर उसके स्पेसिफिक एग्जांपल। फिर ये बार बार अगर इंपैक्ट आ रहा हो ओवर टाइम, बार बार उस पर इंपैक्ट आ रहा हो, तो उससे क्या होता है? क्रोनिक हेल्थ इश्यूज होता है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है, डेफिनेटली रिलेटेड है। आई होप ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अगला है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला। तो शुरुआत होती है पैराजंबल की प्रॉब्लम से, और फिर नीचे तक जाते हैं हम सॉल्यूशन पे, ठीक है। पहले सॉल्यूशन वाला कभी फर्स्ट नहीं होगा। जैसे अब आप देखो, वन इफेक्टिव वे टू मैनेज दिस इज बाय मेकिंग डेली टू डू लिस्ट। मान लो यहाँ दिस नहीं लिखा होता तो क्या ये फर्स्ट हो सकता था? कुछ बच्चे मान भी लेते इसे फर्स्ट। एक इफेक्टिव वे है इसको मैनेज करने का। पहली बात तो किसको मैनेज करने का ये नहीं पता हमें, तो ये गलत। दूसरा, ये सोल्यूशन सा नहीं लग रहा कि एक इफेक्टिव तरीका है। पहले प्रॉब्लम होती है, बाद में सोल्यूशन। बोलो हाँ, काटा मार दो। मैनी स्टूडेंट स्टार्ट देयर डे विदाउट अ क्लियर प्लान एंड एंड अप वेस्टिंग आवर्स। प्रॉब्लम है कि बहुत सारे दिन अपने दिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी क्लियर प्लान के, और अपने घंटे घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो प्रॉब्लम लग रही है। दिस स्मॉल हैबिट, ये जो हैबिट है ये इंक्रीज करती है फोकस। कहीं ये सोल्यूशन तो नहीं लग रहा है आपको? सोल्यूशन वाला फर्स्ट नहीं है, और दिस वैसे भी नहीं पता। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, हाँ ये फर्स्ट हो सकता है, प्रॉब्लम बात हो रही है। लेकिन क्या एक कॉमन प्रॉब्लम है? ये इट कौन है हमें नहीं पता, तो कहने का मतलब बी पहला है। तो आपने ध्यान से देखा था, ये भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का सेंस दे रहा था, और ये भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का सेंस दे रहा था। ये प्रॉब्लम थी और ये भी प्रॉब्लम थी। हमने फर्स्ट पहले आइडेंटिफाई कर लिया टेक्निक्स लगा के, तो फर्स्ट हमारा बी था। तो पहले प्रॉब्लम से सॉल्यूशन में जाएंगे, तो पहले प्रॉब्लम को खत्म करो। तो बी के बाद क्या आना चाहिए? डी। दोनों में प्रॉब्लम है, 1 और 2। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने दिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी क्लियर प्लान के, और ये कॉमन प्रॉब्लम है जिससे पुअर परफॉर्मेंस होती है गुड पोटेंशियल होने के बाद। आ गया? अब आओ सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन ये है कि ये है, तो ये सॉल्यूशन यहां से शुरुआत हो रही है कि इफेक्टिव तरीका क्या है इसको मैनेज करने का। किसको? ये जो प्रॉब्लम इनमें बताई गई है कि भाई डेली टू डू लिस्ट बनाओ, और फिर अगर ये टू डू लिस्ट की आप हैबिट बना लेते हो तो इससे फोकस एंश्योर होगा। तो देखो, प्रॉब्लम का इंपैक्ट, सॉल्यूशन का बेनिफिट, या सॉल्यूशन का इंपैक्ट। ए और सी आना चाहिए। ए और सी मतलब 3 और ये 4। अरे बोलो हाँ, ये डी है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ रहा है क्या? कुछ क्लिक हो रहा है? स्ट्राइक कर रही हैं चीजें? ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये पकड़ना। ये वही बच्चा पकड़ सकता है पैटर्न्स जो बार बार प्रैक्टिस करेगा, मल्टीपल क्वेश्चंस को लगाएगा, कई टाइप के क्वेश्चंस को नजरों से निकालेगा। वो यूं 3 ट्रिक सीख के ये चीजें पहचान में नहीं आती है। आओ आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं फाइनल टिप्स के बारे में। ये जितनी भी बातें आपने सीखी ये थी पैराजंबल्स की सारी टेक्निक्स। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, आपने सिर्फ पैराजंबल्स में सीखा है, इंग्लिश को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना सीखा है, एक न्यू थिंकिंग पैटर्न को डेवलप किया है, और ये बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव है। जितनी भी बातें मैंने बताई ये बातें बच्चे रेयरली ही सीख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ना क्यूरियोसिटी नहीं है सीखने की। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, क्लास में यहाँ तक आप आ गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप 95% स्टूडेंट से आ गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे शुरू के 5 या 10 मिनट वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं। तो ये चीज़ शो करती है कि आप एक सिंसियर और सीरियस एस्पिरेंट हैं, और मैं ऐसे ही बच्चों को सिखाना चाहता हूँ जो नॉलेज की कदर करते हैं, जो कंटेंट की वैल्यू जानते हैं। तो मुझे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज की क्लास का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा,
मैं दिल से जानना चाहता हूँ भाई कि आज आपने क्या सीखा, किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, क्योंकि मेरी भी बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहता हूँ। अब बात करते हैं फाइनल टिप की। फाइनल टिप ये है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का कोई सिस्टम ही नहीं है, ऑर्गेनाइज तरीके से वो तैयारी नहीं करते हैं। रैंडमली किसी भी लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहते हैं वो, मतलब जो भी क्वेश्चन उनके सामने आया बस उसको अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंग्लिश के साथ साथ मैंने कहा था बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी, कि सॉल्व क्वेश्चंस बाय डिफिकल्टी लेवल। रैंडमली किसी क्वेश्चन को लगाने की बजाय आप डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग चलो, मतलब पहले इजी लेवल के, फिर मॉडरेट लेवल के, और फिर हार्ड लेवल के। अब उसके पीछे रीजन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजन है, समझेंगे। देखो ज्यादातर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यूज से या मॉक से करते हैं। अब मैं पीवाईक्यूज का एग्जांपल लेता हूँ। पीवाईक्यूज में जनरली मिक्स लेवल रहता है, मतलब किसी भी चैप्टर के या किसी भी टॉपिक के आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो वो मिक्स लेवल के रहते हैं। मिक्स का मतलब है उसके अंदर इजी भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, तो कोई कैटेगराइज थोड़ी करके वहां पर रखा होता है कि ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये हार्ड लेवल का। अगर ऐसी कोई बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, या ऐसा कंटेंट आपके पास है, लेकिन मैंने बहुत बच्चों को ऑब्जर्व किया उनके पास नहीं होता है। बस वो क्वेश्चंस उनके सामने आते हैं, उसमें मिक्स लेवल रहता है, ईजी भी और हार्ड भी, बस वो क्वेश्चंस लगाते रहते हैं। उसके चलते होता क्या, कभी कोई क्वेश्चन सही होता है, कभी गलत होता है। कहने का मतलब उसको पता ही नहीं लग पाता कि उसका कोई टॉपिक वीक है कि स्ट्रांग है, क्योंकि बड़ा उसको मिक्स्ड सा फीडबैक मिल रहा होता है, क्योंकि कभी चीज़ें सही हो रही हैं, कभी गलत हो रही है। अच्छा, यही सेम चीज़ रीडिंग के साथ भी होती है। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं मुझे ना एडिटोरियल समझ में नहीं आता। अरे भाई कैसे समझ में आएगा, जब बेसिक लेवल की चीज़ें अच्छी नहीं है तो एडवांस लेवल की कैसे समझ में आएंगी। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि पहले एनसीईआरटी की बुक्स रीड करो, बेसिक लेवल की चीज़ें अच्छी करो, एडवांस लेवल की अपने आप आने लगेंगी। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी लेवल और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल है, अगर उसे राइट अप्रोच सिखाई जाए। तो कमी आपके अंदर नहीं है, आपकी अप्रोच के अंदर है, उसे बदलो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है कभी भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि सॉल्व क्वेश्चंस बाय डिफिकल्टी लेवल। चलिए अब बात करते हैं फ्री सोर्सेज के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा एक चीज़ और, मैंने बोल तो दिया आपको कि आप डिफिकल्टी वाइज प्रैक्टिस करिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, ज़्यादातर बच्चों को इजी और हार्ड की कैटेगरीज मिल ही नहीं पाती है, मतलब वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस को ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं, पढ़ेंगे तो वो बाद में। तो मैं आपको फ्री सोर्सेज बता रहा हूँ जिसमें पहले इजी लेवल के पैराजम्बल्स हैं, उसके बाद हार्ड लेवल के पैराजम्बल्स हैं, ताकि आप डिफिकल्टी वाइज पढ़ सकें। और फ्री सोर्सेज में जो कंटेंट अवेलेबल है वो मेरा खुद का कंटेंट है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ आपको पैराजम्बल्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। मैंने बहुत ज़बरदस्त कंटेंट अपलोड कर रखा है, बहुत ज़बरदस्त क्लासेस, सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवा रखे हैं। क्या करें भाई, बच्चों तक पहुँच ही नहीं पाता है हमारा कंटेंट। आइए मैं समझाता हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, आपको पता है इस बार ना एसएससी में पैराजम्बल्स का लेवल बढ़ गया था। जनरली एसएससी के अंदर ईजी लेवल के पैराजम्बल्स आते थे, एडिक्विटी ने लेवल बढ़ा दिया इस बार। ज़्यादातर बच्चे टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग पैराजम्बल लगा के चले गए और फंस गए वहाँ जाके। और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना, वो ये बात जानते हैं कि मैं हमेशा से ही दो लेवल पे पढ़ाता हूँ, इजी भी और हार्ड लेवल पे भी। ये आज लेवल बढ़ गया है इसलिए मैं हार्ड लेवल पे नहीं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, हमेशा से मैं करवा रहा हूँ। और जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं इस बार, उनको पैराजम्बल्स में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने हमेशा बोला अपनी तैयारी को आप एक लेवल ऊपर रखो। क्या पता कब कुछ चेंज आ जाए, पता लगता है किसी चीज का। वो कहावत भी आपने सुनी होगी, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, है ना। तो घर पे ही आप अपने लेवल को एक नॉच ऊपर रख के चलें। मैं क्लासेस समझाता हूँ, बहुत जबरदस्त क्लासेस, आप इनको देखिएगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पैराजम्बल्स की प्लेलिस्ट दिखेगी, ये पैराजम्बल्स बेसिक टू हाई लिखा हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर ना 14 क्लासेस हैं। शुरू की जो 8 क्लासेस हैं वो एसएससी की क्लासेस हैं, और उसके बाद की जो क्लासेस है वो बैंक लेवल की क्लासेस है। ये शुरू की जो 8 क्लासेस है इसमें इजी लेवल के भी हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर हार्ड लेवल के पैराजम्बल्स हैं। और बैंक लेवल का तो पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा एसएससी वाले बच्चे जो हैं वो बैंक वाले पैटर्न के क्वेश्चंस ना लगाएं, क्योंकि लेवल कितना भी बढ़ जाए ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एसएससी के अंदर, ठीक है। बाकी आपकी तृष्णा है, मतलब क्यूरियोसिटी है सीखने की, तो आप लगा सकते हैं। बट बैंक वाले बच्चे एसएससी वाली क्लासेस लगा सकते हैं, ये ईजी वाले हैं, ये जनरली बैंक के क्लरिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल टेक्निक से इन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। तो निचोड़ दो इन क्लासेस को, जितनी भी क्लासेस है, बड़ी बड़ी क्लासेस हैं सारी, एक एक घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है। निचोड़ दो इन सेशंस को। आप ये देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मतलब मेरे पैटर्न को अपने सबकॉन्शियस में इतना बिठा लो
कि जब एग्जामिनेशन में आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो मेरी पढ़ाई गई टेक्निक्स ही आपके दिमाग में एक्टिवेट हो जाए। इतनी ज़बरदस्त क्लासेस हैं ये। और पैराजम्बल्स के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर्स, फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बाकी जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, आप इन कैटेगरीज के भी और डीपर लेवल पे जाके अपडेटेड या फिर फ्रेश क्वेश्चंस या फिर न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में अगर लेवल बढ़ जाए तो आपको कोई क्वेश्चन परेशान ना करे और आपका साल खराब ना हो, तो आप मेरी एप्लीकेशन और मेरी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल है। और मैंने ना भाई कभी ज़िंदगी में किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया कि आप मेरा कोर्स ले ही लो, कोर्स मेरा बाय कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ हर टाइप का बच्चा है, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आप पर, अपनी एजुकेशन पर या अपने आप को ग्रो करने पर बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से पढ़ना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, आपकी इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी। अच्छा, बेसिक डिटेल्स मैं दे देता हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आप ऐप पे जाएंगे, यहाँ अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, डिफेंस या फिर अदर एग्जामिनेशन की। जैसे मैंने एसएससी गोल सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मैं ये लेवल अप योर इंग्लिश है, ये मैंने कोर्स ओपन किया। यहाँ पे मैंने हर कैटेगरी के क्वेश्चन को प्री और मेंस 2 लेवल पे बढ़ा रखा है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन में लेवल कैसे बढ़ता है और उसे अप्रोच कैसे करना है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्रिएटिव और ट्विस्टेड क्वेश्चन है, हर कैटेगरी के ऊपर है, ताकि आपका माइंड वेल प्रिपेयर्ड रहे अगर एग्जामिनेशन में कुछ भी नया आ जाता है तो। ठीक है, तो डिफिकल्टी वाइज अरेंज है ये। उसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है ये एसएससी मेन स्पेशल वाला। ये एडवांस इंग्लिश में हाई लेवल क्लासेस हैं। हाई लेवल का मतलब है इसके अंदर जो मेजर फोकस है वो आरसी, क्लोज, पैराजम्बल, मतलब जितने ये कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक्स होते हैं, जो कि बच्चों का सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसी में फंसते हैं। रीज़न पता क्या है? वैसे इनकी डबल डबल क्लासेस है, और उसमें फंसने का रीज़न पता क्या है? क्योंकि इन क्लासेस को या इन क्वेश्चंस को भी बच्चे ग्रामर के रूल्स की तरह याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके अंदर इंग्लिश की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन चाहिए। तो मैंने हर फील्ड से, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, आप किसी भी डिसिप्लिन का नाम लीजिए, मैंने हर डिसिप्लिन से इसके अंदर टॉपिक्स रखे हैं, ताकि आपका माइंड एक्सपेंड हो, डाइवर्सिफिकेशन हो आपकी पढ़ाई के अंदर। कुछ भी आ जाए, मैंने कहा आप वेल ट्रेंड होने चाहिए, आपके पास उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इतने बढ़िया लेवल पे मैंने इसके अंदर प्रैक्टिस करवा रखी है। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रीमियम लेवल के मॉक्स भी बना रखे हैं, प्री के भी हैं और मेंस के भी हैं, ताकि आप मेंटली इंडिपेंडेंट बने। क्योंकि आप मुझे बताओ, एग्जामिनेशन में मैं आपके साथ होऊंगा क्या वहाँ पे? नहीं, आपको खुद ही सॉल्व करनी है चीज़ें। तो मेंटली इंडिपेंडेंट इंसान कैसे बनता है? जब वो सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ प्रैक्टिस करता है। तो उसके लिए भी इनफ कंटेंट है। प्री के मैंने कहा 15 मॉक्स हैं, मेंस के आपके पास 10 मॉक्स हैं। अच्छा, इनमें सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस नहीं है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का भी डिफरेंस है। और जो आंसर्स गिवन है वो सिर्फ आंसर्स गिवन नहीं है, डिटेल्ड सॉल्यूशन गिवन है, डिटेल्ड एनालिसिस गिवन है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। तो प्रैक्टिस के लिए भी इनफ कंटेंट हो गया। अच्छा, जो बच्चे इन क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐप पे जाएंगे ना जब, तो आपको हर कैटेगरी के अंदर ये लेवल वाइज प्रैक्टिस कोर्स जो है ये 599 का मिलेगा, और जो मेंस वाला है वो 699 का मिलेगा। ठीक है, और मॉक्स तो अवेलेबल ही नहीं है इंडिविजुअली, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट इंग्लिश कॉम्बो का पार्ट है, जिसमें 5 कोर्सेज और 3 प्रीमियम फीचर्स हैं। तो ये तो इंडिविजुअली अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इनको इंडिविजुअली बाय मत करिएगा। मैंने आप सबके लिए एक कॉम्बो बना दिया है, ताकि हर बच्चा इसे अफोर्ड कर सके, और उसका प्राइस भी सस्ता कर दिया 699 का, जिसके अंदर लेवल वाइज प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं, मेंस भी हैं और मॉक्स भी हैं। क्लियर है जी? और अगले 10 दिन के लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ TG100, आप इसे लगा लीजिएगा। इसमें भी आपका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा, आपको 599 का मिल जाएगा। तो काफ़ी अफोर्डेबल मैंने इसे बना दिया। और आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं, 0 टू हाई लेवल जाना चाहते हैं, या आपके नॉन में कोई ऐसा बिगिनर है जो अच्छे से इंग्लिश को कवर करना चाहता है, तो आप कंप्लीट इंग्लिश कॉम्बो की तरफ जाइए। इसमें 5 कोर्सेज हैं, उसके बाद तीनों प्रीमियम फीचर्स हैं, कंप्लीट ग्रामर, ग्रामर की प्रैक्टिस, एडवांस इंग्लिश, वोकैबुलरी स्पेशल, मेन स्पेशल, इंग्लिश ग्रामर, हैंड रिटन नोट्स की ई बुक, डेली वोकैब बूस्टर और मॉक टेस्ट। ठीक है जी, इसका प्राइस 1999 है। और अगले 10 दिन के लिए इसके लिए भी मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, तरुण20, आप इसे लगा लीजिएगा। आपका जो प्राइस है वो 1599 का हो जाएगा। आप जाके क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, आपको जोन सी भी क्लास देखनी है।
डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें क्लासेस में एनरोल कर लीजिए। कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।